साक्षी हैं शब्द के सभी मित्रों, श्रोताओं, दर्शकों, सबको मेरा बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार। साक्षी है शब्द। दोस्तों, हमेशा की तरह हम हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ और हर बार हम ऐसे मेहमान को लेकर के आते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपना एक मकाम हासिल किया है, अपनी एक पैठ बनाई है और निरंतर सृजनरत हैं। तो आज भी हमने एक ऐसे ही मेहमान को अपने इस मंच पर आमंत्रित किया है। उस मेहमान के बारे में हम आपको बताएँ नहीं, हम बताते नहीं हैं बल्कि आपको कुछ दिखाते जिनके हैं। हम बहुत नजदीक हुआ करते थे वो सब बहुत चले गए। साक्षी है शब्द। मैं एक नई लड़की दिल्ली आई थी और बिल्कुल बड़ी उदास सी रहती थी, अपना शहर याद आता था। भूमिका द्विवेदी का नाम आज के दौर की बहुचर्चित, बहुपठित और बहुप्रशंसित लेखिकाओं में बहुत सम्मान से लिया जाता है। आज भी इलाहाबाद बहुत याद आता है। उनका लेखन सामाजिक विसंगतियों के ऐसे घुमावदार मोड़ों से होकर गुजरता है जहां हर शख्स को अपना ही अक्स दिखाई देता है। ये पूरा समाज ही मेरा कैनवस है, जमीन है मेरे लिखने की, मेरे समझने की। मैं यहीं से पात्र चुनती हूँ, समाज पढ़ती हूँ, समाज देखती हूँ, समाज को समझती हूँ और उसे ही कहानियों में, अपनी किताबों में, अपने उपन्यासों में निरूपित करती हूँ। विगत 10 वर्षों से दिल्ली में रहते हुए भूमिका द्विवेदी ने मुक्त लेखन चिंतन करने वाली कवित्री कथाकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। मुझे जो चीज अट्रैक्ट करती है लिखने के लिए, एक तो वो खूबसूरती होती है और दूसरी होती है बहुत दर्दिस्तान। जहाँ बहुत दर्द होगा तो वहाँ मैं खुद ही जैसे पहुंच जाऊंगी। साक्षी है शब्द ग्लोबल मंच कथाकार भूमिका द्विवेदी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। तो चलिए, अलग से मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम बिना देर किए हुए आमंत्रित करते हैं आज की बहुत चर्चित लेखिका जो सर्वाधिक पढ़ी जा रही हैं अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है, उसमें अपनी बेबाक टिप्पणियों के माध्यम से बहुत जानी जाती हैं। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ हम बुलाना चाह रहे हैं भूमिका द्विवेदी जी को। नमस्कार भूमिका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस नमस्कार, मंच पर। नमस्कार, नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत जी नमस्कार, अभिवादन आपका डॉक्टर सिन्हा। बहुत आपके सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम कहती हूँ, अभिनंदन करती आप कैसी हैं? जी बिल्कुल अच्छी हूँ। ठंड बहुत है आपके यहाँ, दिल कहाँ आपके यहाँ भी ठंड बहुत पड़ रही होगी। दिल्ली पटना भी बहुत पट इस समय ठंडा है। जी, दिल्ली में ठंड ऐसे भी ज़्यादा होती है। पटना में भी ठंड थी कुछ रोज़ पहले तो काफ़ी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे थोड़ा मौसम सुधर रहा है, तो खुल उम्मीद रहा है। करते हैं कि आने वाले हाँ जी, आने वाले समय में मौसम जो बसंत आने वाला है, तो फिर बसंत और फिर होली और तमाम तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले तो भूमिका जी मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख कर के इस मंच पर। मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ आपको यहाँ पाकर। आपका लिखना, आपका जो कुछ आप रचती हैं वो सब कुछ पाठकों के सामने, लोगों के सामने होता है और निश्चित तौर पर आज आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत विविध विषयों पर लिख रही हैं। आपने पता नहीं एक चीज़ गौर की कि नहीं की, ये प्रोमो भी मैंने कुछ दिन पहले डाला था। कुछ आपको कुछ गौर करने लायक कोई बात मिली इसमें? नहीं। किस चीज का? चलिए, चलिए मैं वो पहेली नहीं बुझाता। मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मैंने आपका हर जगह भूमिका द्विवेदी नाम से उल्लेख किया है। हम जो हमारे मित्र बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ और मैंने जानबूझकर आपके नाम में
कि मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि अश्क इसलिए नहीं लगाया, बहुत जगह मैंने देखा है कि आपके नाम के साथ भूमिका द्विवेदी अश्क का प्रयोग आपने खुद भी किया है, बहुत लोगों ने भी किया है। लेकिन मैं अपने मित्रों को बताना चाह रहा हूँ कि भूमिका द्विवेदी अश्क बहुत ही मशहूर उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार, रेडियो से बरसों जुड़े रहे श्री उपेंद्र नाथ अश्क की पुत्रवधू हैं। और इसके अलावा जी इसके अलावा नीलाभ अश्क की पत्नी हुई। नीलाभ अश्क जी स्वयं बहुत अच्छे कवि और संपादक थे। तो भूमिका जी मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखिए उपेंद्र नाथ अश्क एक ऐसा नाम है, वटवृक्ष की तरह हम कह सकते हैं कि मैंने तो छात्र जीवन में, चूंकि मैं साहित्य का ही एक विद्यार्थी रहा, अब भी हूँ, तो उनके उपन्यासों गिरती दीवार उनकी तो कुछ पाठ्य पुस्तकों में भी थी और वो मैंने पढ़ी। उनका एक एकांकी संग्रह था मुखड़ा बदल गया, वो शायद मेरे किसी कोर्स में था, इंटर में था कि किसी में था वो, अ, मुझे याद आता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो दौर ये था कि उपेंद्र नाथ अश्क जी का साहित्य संसार इतना बड़ा है कि उसके साथ हम लोग बड़े हुए और आप वहाँ की उनकी बहू बनी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि होता क्या है ना कि जब हम किसी ऐसे बड़ी छाया के अंदर जब हम जाते हैं तो एक उसका प्रभाव रहता है और उस प्रभाव के साथ साथ जब आप उस चीज को अपनाते हैं, उस कला को, चाहे उस साहित्य को, चाहे उसकी विरासत को अपनाते हैं, तो लोगों में आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और उसका एक फायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। तो ये जो अश्क परिवार है, जो इतना बड़ा साहित्यिक परिवार है, नीलाभ जी स्वयं बहुत अच्छे कवि थे और इतने बड़े संसार में आप जब आई तो आपको इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपने कैसे इसको सोचा? हम्म काफी पेचीदा सवाल है। लेकिन पेचीदा इसका तो है। जवाब देखिए, ये इसका जो जवाब है ये 3 लेयर्स में आएगा। 3 आयामों में मैं इसका जवाब दूंगी, ठीक है। जी जी उसके पहले जरा सा ये बता दूं कि एक आपने स्वागत किया है तो ये चीज बताऊं पहले, क्योंकि आपका जो मंच है ये बड़ा स्पेशल है, स्पेसिफिक है। एक बहुत पहले श्लोक हम लोगों ने बचपन में कभी पढ़ा था कि वो साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। तो वाह, वो मंच है आपका जहाँ साहित्य भी है, जहाँ संगीत भी है और सभी कलाओं को लेकर आप चल रहे हैं। तो बहुत आप जी साधुवाद के और बहुत आप धन्यवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं धन्यवाद। आपको और बहुत बधाइयों के पात्र हैं आप, पहले तो थैंक ये। और अब आप जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इसमें ये सवाल 12 मुझसे पूछा गया है, ये बात यू। मर्तबा निश्चित लोगों के दिमाग निश्चित में आ जाता निश्चित। है। तो जी सबसे पहले मैंने कहा कि इसका जवाब मैं 3 आयामों में दूंगी। पहले तो व्यक्तिगत, फिर सामाजिक और फिर साहित्यिक, ठीक है। बिल्कुल। और अगर आप पूछ रहे हैं कि केवल साहित्यिक दिया जाए या नहीं, तीनों मुझे दिया ये जाए। लगता है भूमिका जी, मुझे लगता है कि जरूर उस पे बातें होंगी, वो संदर्भ के साथ जब बातें आएंगी तो ये बातें निकल के सामने आएंगी। मैं सिर्फ मुझे ये लगता है कि जब हम किसी ऐसे परिवार से आते हैं, मान लीजिए कोई जरूरी नहीं साहित्यकार, कोई संगीत के परिवार से आता है, तो अपने आप ये लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं कि अच्छा ये फला का पुत्र है या पुत्री है या उसकी बेटे बेटी जो भी है, तो जरूर इनके अंदर ये खूबी तो होगी, ये तो विरासत आई होगी। चाहे वो उस माहौल में रहे, बाद में शामिल हुई, जैसे पुत्र वधू के तौर पे आप बाद में शामिल हुई उस परिवार में, लेकिन ये है कि उसके बाद जितने समय आपने गुजारा, जैसे जैसे गुजारती गई आप समय, तो एक उस विरासत का प्रभाव अपने आप पड़ता है और एक खुद का एक दायित्व बोध भी आ जाता है आपके अंदर कि हाँ ये है कि इस गरिमा को, इस ऊंचाई को बरकरार रखना है मुझे, अगर मैं यही काम कर रही हूँ। तो ये चुनौतियां जो आपके सामने रहती हैं और लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं,
तो इससे दोनों चीजें होती है, एक तो वो फायदा भी होता है कि चलिए आप एक ऐसे परिवार से हैं तो फायदा, लेकिन नुकसान भी उसके बहुत होते हैं। तो मैं सिर्फ इस पक्ष को जानना चाह रहा था आपसे। तो ये ना ये तीनों पक्ष में चलेगा। मैंने आपसे कहा जी ना, मैं 3 आयामों में इसका जवाब दे पाऊंगी अगर कंप्लीट जी, जवाब जरूर है। जरूर तीनों जरूर। इसका बताना पड़ेगा पक्ष। देखिए, व्यक्तिगत सबसे पहले बताती हूँ। सबसे हम्म, पहले आपको व्यक्तिगत बताती हूँ। व्यक्तिगत जी ये है कि नीलाभ इंडिविजुअली एक ऐसा व्यक्ति रहा है जीवन में, भले ही वो 2.5 साल का साथ रहा हो, भले ही वो 2 साल का साथ रहा हो, भले ही बहुत कम मियाद साथ गुजारी हो, लेकिन वो इतना समृद्ध कर गए हैं, इतना इतना मतलब इतना समर्पित भाव से कोई आदमी नहीं होता जो इतना विद्वान हो। मैंने जो अपने चारों ओर लोगों को देखा था, वो मुझे कोई बहुत संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब दिमागी रूप से, या बहुत अहम है लोगों में, या जो भी बात हो, आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी विद अदर्स। तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रसन्न थी जब तक थे साथ में, और नहीं है तो भी इतना बड़ा उनकी लकीर एक खिंच गई है कि उसके आसपास भी कोई नहीं दिखाई देता है। तो हम्म, व्यक्तिगत रूप से तो ये है। सामाजिक रूप से अपेक्षाएं, सामाजिक रूप से ट्रिपल ट्रिपल संघर्ष इकट्ठा हो गया है। एक अपना संघर्ष जो एक जीवन का होता है किसी भी एक व्यक्ति का, एक नीलाभ जी का नाम है। बहुत जी सारे लोग जानबूझ के नहीं ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ईर्ष्या रखते हैं, बहुत सारे लोग उनसे बहुत बहुत तरह के अच्छे भाव नहीं भी रखते हैं, बहुत सारे हम्म, रखते भी हैं। तो एक नीलाभ जी का हो गया, और अश्क जी का। अश्क जी बहुत बेबाक आदमी थे, बहुत मुंहफट, बहुत आराम से कुछ भी बात, सच बात कह देने वाले। सच प्रायः कड़वा होता है तो लोगों को बुरा लग जाता है। चापलूसी पसंद ना करने वाले, खुशामद ना जी करने वाले, ये इस खून की हम्म, रवायत रही है। तो मैं भी ऐसे ही खून से आ रही होती हूँ। तो ये ती, 3 लेयर में ये सामाजिक संघर्ष चलता है। तो वो पिता वाली नीलाभ जी से निकाली गई, अब उन दोनों की मुझसे निकाली जाती है। तो ये सामाजिक संघर्ष जो है, ये 3 गुना बढ़ गया है। बिल्कुल। हाँ हाँ, अब बात साहित्य की करते हैं जो मेन है। ठीक है। जी हाँ, ये बात सही है कि अपेक्षाएं लोगों की बहुत बढ़ जाती है कि भाई उनके घर की हैं तो बहुत बढ़िया, इनको होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से अभिषेक बच्चन एक बहुत बढ़िया अभिनेता बन सकता था अगर उनके पिता इतना बड़ा नाम ना ढो रहा होता वो अपने सिर पर। तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ हम्म, कुमार गौरव को देख लीजिए, बहुत सारे जो खानदानी आ रहे हैं। मेरे हम्म, साथ ये समस्या नहीं आ रही है। ये हम्म, साहित्यिक अपेक्षा बहुत ज्यादा जो रखी जाए, या मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़े बातें, ये साहित्यिक दुनिया में मुझे नहीं करना पड़ रहा है। वो ऐसे नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि अश्क जी मेरे जो है बायोलॉजिकल पिता नहीं है। मैं पिताजी कहती हम्म, हूँ अलग बात है। मैं कहीं हम्म, और से पल्लवित होकर एक पौधा इनके यहाँ बनकर आया है। ठीक है। जी तो पौधा हम्म, डेवलप्ड है। वो पौधा अभी और पल्लवित होगा और संवर्धित होगा, पाठकों के प्रेम से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, जो भी होगा। लेकिन ये है कि जब घर के आंगन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ रहता है तो बाकी पौधों को दिक्कतें आती हैं। ये संघर्ष मुझसे कहीं ज्यादा नीलाभ जी का था। नीलाभ जी ने भी इस संघर्ष जी से बचाव कर लिया था कि उन्होंने कविता ही चुनी। उन्होंने हम्म, नाटक उतने नहीं चुने, उन्होंने उपन्यास, उन्होंने कथा साहित्य नहीं चुना, उन्होंने कविता ही चुनी, जो पिताजी ने उतनी नहीं चुनी थी। तो नीलाभ जी के लिए भी रास्ता आसान हो गया था, है ना। लेकिन हाँ, जी बिल्कुल। मेरा संघर्ष उनसे कम है बहुत। मैं बाहर से आई हुई हूँ। अगर एक आंगन में बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है तो बाकी पौधों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो बागीचा पूरा खाली पड़ा है और वाह वाह वाह, बागीचा इन्हीं के घर का है, तो वो बहुत बहुत आराम से जड़ें फैला सकता है, बहुत दूर दूर तक। वो पूरा मैदान खाली है उसके लिए। वो चाहे तो वो दूसरों के दीवारें भी, अगर वो बरगद का पेड़ खुद बन रहा है तो वो दूसरों की दीवारें भी अपनी जड़ों से हिला सकता है। ये क्षमता लेके बहुत वो आ बहुत, रहा है। और मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैं अगर पूर्वजों की बात करूं अपने, जैसे जी पिताजी का भी था कि उनके अच्छा बहुत पुराने भूमिका पूर्वज जो जी, है सभी। हाँ जी। भूमिका जी थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ आपको इसलिए कि पूरी कहानी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक छोटा सा आपका वीडियो मैंने बनाया है, उसमें बहुत सारी बातें आपकी आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उसे दिखाऊं अपने दर्शकों तो को ये और वाला आप भी जवाब देखें। पूरा
ये वाला सवाल का जवाब पूरा हो गया कि अभी इसे कंप्लीट करना है वीडियो देखने के बाद? नहीं 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 नहीं, फिर मैं बातें करूंगा इस पर। पहले आप वीडियो अच्छा देख लीजिए, उसी में आपके जो सवाल का जो जवाब आदेश, या जो मेरे आदेश, मेरे जो सवाल का आदेश जवाब भी उसी में है। नहीं नहीं, आदेश नहीं, बस एंकरा से आदेश। भूमिका द्विवेदी आज के दौर की बहुचर्चित, बहुपठित और बहुप्रशंसित लेखिकाओं में अपना एक अलग स्थान रखती हैं। भूमिका को पढ़ते हुए बार बार यही अनुभव होता है कि यहाँ हर शख्स चाहे तो अपना चेहरा उनकी कृतियों में देख सकता है। मेरे चरित्र है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सोसाइटी से हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। पहली कृतियां जिनके लिए भूमिका को प्रतिष्ठित सम्मान मिले वो थी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित बोहनी कहानी संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा सम्मान 2017 में, और इसी साल प्रकाशित पहले उपन्यास आसमानी चादर के लिए मीरा स्मृति पुरस्कार। इसके अलावा तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान और अनेक प्रतिष्ठित सम्मान भी भूमिका को प्राप्त हुए हैं। भूमिका द्विवेदी के उपन्यास हैं किराए का मकान, स्मैक, नौशाद, माणिक कौल, कहानी एक कश्मीरी की, आसमानी चादर, शिकारी और शिकारा। इसके अलावा कहानी संग्रह बोहनी, खाली तमंचा और पितृपक्ष। संस्मरणों में दिए जलते हैं, अज्ञेय के उपन्यास अपने अपने अजनबी का अनुवाद और इन जैसी सारी कृतियां रचने वाली भूमिका द्विवेदी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवास के दौरान थिएटर जगत में काफी सक्रिय रहीं। आज की साहित्यिक और वैचारिक अखाड़ेबाजी के बारे में भूमिका द्विवेदी। तो जब साहित्य में प्रदूषण फैलना शुरू हुआ तो लोग संस्मरणों में भी झूठ ले आए। तो ये विधाओं को, ये साहित्य को, ये जनता को आप कह रहे हैं चपत लगाना है, मूर्ख बनाना है, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विगत 10 वर्षों से दिल्ली में रहते हुए भूमिका द्विवेदी ने मुक्त लेखन चिंतन करने वाली कवित्री कथाकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। आप लोगों ने बहुत प्यार मुझे दिया है, बहुत सम्मान दिया है। साक्षी है शब्द ग्लोबल मंच कथाकार भूमिका द्विवेदी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बीच में रोक के मैंने ये दिखाया, और दिखाने का मुख्य कारण ये था कि आप जो मैंने सवाल किया था उसका बहुत सारा जवाब तो आपने दे दिया, और जो ये दिखाया इसमें मेरे सवाल का जवाब भी छुपा है। यानी मैं अपने सवाल का जवाब मुझे पता था, लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना था। वो जवाब ये छुपा है इसमें कि इतनी सारी कृतियां आपने रची हैं, तरह तरह की, भिन्न भिन्न विषयों पर, और आपने एक अलग पहचान अपनी बनाई है। उस छाया, उस वट वृक्ष से मुक्त होकर अपनी एक अलग राह बनाई है। तो ये इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। तो इसीलिए मैंने आपके नाम में अश्क नहीं लगाया, क्योंकि आपकी अपनी पहचान है एक भूमिका द्विवेदी के तौर पे। अश्क तो एक जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन आपकी जो कलात्मक और साहित्यिक पहचान है वो आपकी भूमिका द्विवेदी के तौर पे है। तो ये बातें आप जो मैंने ये दिखाई वीडियो, उससे जाहिर होता है लोग इसको समझ गए होंगे। लेकिन एक वीडियो मैं और दिखाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ, जिसमें कि आगे आप जो बात करने वाली थी वो बात इसमें आएगी, और फिर मैं उस पर बातें करूंगा। अपने जन्म इसे देखते हैं। और अपनी यात्रा के बारे में भूमिका द्विवेदी लिखती हैं, पुराने इलाहाबाद का एक बहुत ऐतिहासिक इलाका है अतरसुइया। इसी अहियापुर परिक्षेत्र में 23 दिसंबर की रात 1:30 बजे कैथाने में बसे इकलौते ब्राह्मण कुनबे अपने नाना के घर मेरा भी जन्म हुआ था।
आगे वो ये भी लिखती हैं कि जब वो बाद में पितामह की हवेली या बंगलो लाई गई तो अतर सुइया को सिर्फ उन्होंने सपनों में देखा। फिर आगे वो ये भी लिखती हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचकर हिंदी साहित्य के परिचितों से गुनाहों का देवता इत्यादि जनरन की भेंट मिली। दिल्ली आकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय थिएटर से जुड़कर सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग से गहरा जुड़ाव हुआ। कालांतर मैं अश्क जी की बहू बनी। तो धन्यवाद। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि अतर सुइया का जिक्र आपने किया है, तो थोड़ा बताइए कि बचपन आपका कैसे बीता और आपने अपने बाबा के बारे में, दादाजी के बारे में, नाना जी के बारे में बताया है। तो अतर सुइया की वो गलियां, वो खेत खलिहान, उनको किस रूप में आपके अंदर आज भी वो मचलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, गाते हैं? थोड़ा जरूर हम जानना चाहेंगे। अतर सुइया जो है, अत्रि अनुसुईया ऋषि और ऋषि पत्नी इनके नाम से सुप्रसिद्ध हुआ है। भारद्वाज मुनि का आश्रम है हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो एक इलाका ये भी है, कभी बहुत पौराणिक काल में वैदिक पीरियड में कभी ये लोग यहाँ थे, तो अत्रि अनुसुईया क्षेत्र ये बिगड़ के अतर सुइया बन गया। तो वो बहुत, आपने बहुत आत्मीय और बहुत प्यारी-प्यारी बातें पूछ की हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने वीडियो भी बहुत कमाल का बनाया है, बहुत कमाल का बनाया है भाई। यू आर जीनियस। बहुत क्रिएटिव लोग से आज मेरा मुलाकात हो रही है। जैसे हर अंधेरे का एक पक्ष उजाला होता है, जैसे हर दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन होता है, उसी प्रकार से कोरोना जो बहुत विध्वंसक समय रहा है, इसमें बहुत ऐसे लोगों से मिल गया है। ये इसका उजला पक्ष है, ये इसका सफेद पक्ष है कि बहुत ऐसे लोगों से मुलाकात ऑनलाइन हो गई है जिन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं था, जिनसे मेरा कोई जान पहचान परिचय नहीं था, लेकिन कितने क्रिएटिव और कितने शानदार लोग वो मिले। मैं समझती हूँ कि जिन लोगों से मेरी कभी मुलाकातें नहीं है, उनमें से आप भी हैं। कभी ना कभी कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाए तो मुलाकात जरूर होगी। बहुत क्रिएटिव लोग हैं आप लोग, और साहित्य, संगीत, कला को बहुत संवर्धित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो बचपन की आपने पूछा, बहुत अच्छी-अच्छी चीजें आपने छेड़ी हैं। तो अतर सुइया में तो बहुत, मैं गोद की बच्ची ही थी जब ममफोड़गंज आ गई थी। मेरा इलाहाबाद में जो मोहल्ला है वो ममफोड़गंज है। ममफोड़गंज जो है ये अच्छी जगह है, यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस है। दिल्ली इलाहाबाद दूरदर्शन बहुत नजदीक है, और हमारे मकान से लगी हुई जिनके मकान रहे हैं उनमें जनेश्वर मिश्रा जी रहे हैं। बहुत मेन रोड पर हमारा घर था। जनेश्वर मिश्रा जी ब्रॉडकास्ट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप उन्हें जरूर जानते होंगे। जी। तो वो पूरा बचपन मुझे ये याद आ रहा है कि वो गलियां, मैं कभी इलाहाबाद जाती हूँ तो मैं चाहे एक ऑटो करके या किसी से भी मिलने जा रही हूँ तो मैं एक राउंड उधर जरूर लगा लेती हूँ, क्योंकि रहना हो नहीं पाता है ज्यादा। दिल्ली में इतने काम रहते हैं तो वहां मेरा रुकना बहुत कम होता है। लेकिन जब भी मैं जाती हूँ तो मैं पैदल कोशिश करती हूँ कि एक राउंड तो कम से कम लगा लूं। बहुत 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 आपने नॉस्टैल्जिया पूरा बिखरा दिया है उस मोहल्ले को याद करा के। तो मेरा ममफोड़गंज था, ममफोड़गंज में भी 2 थी। एक लाल कोठी है जो मेरे पिता की है, और एक ग्रैंडफादर जो डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी, आपने तो बाबा की तस्वीर भी दिखाई। मैं आपको बताऊं, नीलाभ जी बहुत जिस वक्त बीमार हुआ करते थे, उस वक्त वो कह रहे थे मैं एक बार तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलकर बड़ी लंबी लंबी बातें करूंगा और उनको शास्त्रार्थ में हरा के मानूंगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन ऐसा इत्तेफाक रहा कि दोनों की मुलाकात हो नहीं पाई। पहले नीलाभ गए और उसके 6-8 महीने बाद बाबा भी चले गए। और बाबा और नीलाभ, मैं अगर नीलाभ जी से मैं बहुत अगर अटैच्ड हूं तो उनमें बहुत सारी आदतें उस व्यक्ति की हैं जो मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्यारा है, मेरे ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर की तरह ही बिल्कुल नीलाभ जी का आचरण, व्यवहार, बर्ताव, मेरे प्रति उनका जो लगाव है, जो उनका रवैया है, ये बिल्कुल बाबा जैसा है। दोनों 24 घंटे घड़ी पहनते हैं। एक तो बस मुझे लगता है नहाने जाते होंगे तभी घड़ी उतार के रखते हैं, अदरवाइज
इतना पंक्चुअलिटी है इस उनकी हर मिनट की, दोनों में ये बातें हैं। तो नीलाभ वैसा ही व्यक्ति था। और देखो दोनों एक दूसरे के एकदम आस-पास। मैं कह रही थी शास्त्रार्थ में तुम हराने को कह रहे थे, अब ऊपर ही शास्त्रार्थ हो रहा होगा, क्योंकि बाबा भी चले गए तुरंत ही। बहुत वज्र जैसा गिरा वो समय, तो 2016-17 तो बिल्कुल वज्र जैसा गिरा। लेकिन ये जो है, इन चीजों को संभाला जिसने, वो लिखना था, निश्चित रूप से वो लिखना था। उसी साल बोहनी घोषणा हुई कि आपको ज्ञानपीठ का अनुशंसा सम्मान दिया जा रहा है। तो जैसे एक थोड़ा सा ये रहा कि तुम लिखो तो शायद तुम्हारे जो कोई भी तकलीफ है, कोई भी वो है, वो दूर हो जाएगी। तो बाबा के अलग रहते थे, बाबा जजेस कॉलोनी में रहते थे। पापा जो हैं, पिता हमारे, वो लाल कोठी में इधर रहते थे। और वो थोड़े राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति रहे हैं, तो उनका मेरा बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं रहता था, बहुत ज्यादा बातें भी नहीं होती थी। शतरंज हम खेलते थे उनके साथ। आपने शतरंज वाली एक तस्वीर भी चुन के लगाई है। अरे आप सुनेंगे तो आपको इतनी हंसी आएगी। एक जब मैंने ये तस्वीर लगाई, फादर्स डे में लगाई थी। अच्छा। तो लोग मुझसे कह रहे हैं, भूमिका तुमने किसी लड़के के साथ फोटो लगाई है, वो वेस्ट पहन कर बैठा हुआ है। तो मैंने कहा अरे वो मेरे बाप है, वो लड़का नहीं है, वो मेरे बाप है। तो ये शतरंज खेलने की तस्वीर है जो मैं बाद में आई थी। और मेरा बचपन जो गुजरा है इन दो घरों के बीच में, जजेस कॉलोनी से लाल कोठी से जजेस कॉलोनी, बहुत बचपन से। मतलब जब उधर जाओ तो मुंशी जी या कोई भी घर का नौकर पकड़ के इस वाली तरफ लाएगा, क्योंकि वहां बड़े बड़े दो चौराहे बीच में पड़ते हैं और वो रास्ता बहुत ट्रैफिक और बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो उधर का नौकर इधर लाएगा, हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा के, इधर का नौकर उधर ले जाएगा। और हम हमेशा मचलते रहेंगे कि नहीं नहीं मुझे बाबा के पास जाना है। फिर जब मैं बाबा के पास जाऊंगी तो ये बाबा मेरी वो चीज तो वहीं छूट गई, रुक जाइए मैं लेके आती हूँ। फिर मुझे नौकर के साथ इधर लाया जाएगा। और बाबा के यहाँ हरसिंगार का पेड़ भी था। आपने मुझे याद दिला दिया, मुझे सब याद आ गया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। तो वहां पर हरसिंगार का बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसके फूल चुन के हम लोग बहुत डिजाइन बनाते थे। और बाबा से वाहवाही लेने के लिए लिखना पढ़ना तो बात की स्टेज की बात है, ये बिल्कुल आपने जो बचपन की बात कही है। तो जितनी अच्छी डिजाइन बना के जो बाबा की ज्यादा से ज्यादा वाहवाही लेता था, वो जीनियस कहलाता था। तो ये सब बचपन की बातें हैं। फिर उधर जाओ ना तो बाबा के मुवक्किल बहुत सारे रहते थे। जज साहब आ गए, जज साहब कहाँ है, जज साहब की नवासी है, जज साहब की पोती है, खेल रही है, तो बहुत लाड़, इतना लाड़ था। लेकिन ये जो लाल कोठी है, यहाँ मेरा बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। यहाँ थोड़ा सा जो माहौल है वो राजनीतिक सा था और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था लाल कोठी में, पापा वाले घर में। बाबा के घर में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बाबा से एक तो इतने बाबा ज्ञानी थे, नीलाभ जैसे टक्कर वाले, दोनों ही, बस यही दो टक्कर के हैं और तो कोई दिखता ही नहीं है। जैसे मैं कभी पूछूं, एक दिन क्या हुआ कि मैंने पूछा पर्यायवाची और विलोम, वो जो होता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो मैंने पापा से कहा कि पापा ये जो है वीर का एंटोनिम्स होगा कायर। तो बोले हाँ। पापा बहादुर का क्या होगा? कह रहे हैं कायर। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसका कुछ और होगा पापा। जब वीर का कायर है तो बहादुर का कायर नहीं हो सकता। फिर कहते हैं अच्छा जाओ तुम, अभी मुझे परेशान मत करो, अभी मैं लोगों के संग बैठा हूँ। क्योंकि वो नेताजी हैं, उनके पास बहुत सारे लोग हमेशा आते हैं, नेताजी मेरा ये काम करा दो, नेताजी मेरा ये काम करा दो। हालांकि पापा को इन काम कराने जो नेताजी के लोग पास आते हैं ना, इससे प्रायः नकारात्मक ही प्रत्युत्तर मिले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पापा से पैसे मांगने ही आते थे, उन्हें लोग बहुत धनाढ्य समझते थे। पापा भी ऐसे ही थे, ठीक थे, लेकिन हाँ रहा होगा। लेकिन उन्होंने उस दौरान जितने लोगों को उधार दिया, किसी का वापस नहीं आया। एक व्यक्ति को दिया था भार्गव जी, प्रिंटर थे बहुत बड़े, उनका देहांत हो गया। अब उनकी पत्नी से कैसे मांगने जाएं, विडो हो गई है, किस मुंह से मांगने जाएं, नहीं मांगा। एक बोला कि मुझे गाय खरीदनी है, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। बाबा ने 20-25 हजार कुछ थोड़ा बहुत दिया होगा, पता चला उसकी गाय मर गई। अब वो कहाँ से लौट आए? व्यापार करता, बढ़ाता तो देता। एक बिल्डिंग बनवाई, तो बिल्डिंग अभी बनी थी तो पता नहीं कौन सा राहु केतु उसका खराब हो गया, तो वो शांति कराने चला गया, फिर उससे भी नहीं लिए। पापा से लोग काम करवाने बहुत सारे आते थे। पापा अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे, इतने लोग काम के लिए आते थे। लेकिन पापा को उसका
रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला जैसे यहाँ नीलाज जी का, जैसे अश्क जी के यहाँ हुआ। इन लोगों ने लोगों का इतना भला किया है लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि ये सभी परिवार वाले जो है ऐसा अच्छा सोच कर नहीं भूमिका करते थे जी। कि इसका कभी रिस्पॉन्स मिलना जी भी है, करते जी थे तो जी। बस कर देते थे। तो तो पापा के हाँ। पास, तो पापा मुझसे कहते थे तुमको जो भी पूछना है बाबा से पूछ लिया करो। तो फिर मैं अपनी कॉपी और बस्ता समेटूं, फिर मैं अपने नौकर से बोलूं कि मुझे जरा छोड़ाओ वहां तक। जैसे एक बार मैं फंस गई थी इनकलाब शब्द पर। मैं कहा पापा मुझे इनकलाब शब्द का मायने बताइए। फिर वो ये बोले तुम बाबा से पूछना जाके। अब बाबा ने बहादुर का बताया। बुज़दिल होगा बेटा, बुज़दिल होगा। तुम्हारे बाप ने नहीं बताया? हमने कहा नहीं। कहते हैं वो बुज़दिल नहीं है ना इसलिए नहीं बताया, वो बहादुर है। तो ये सारी मेमोरीज हैं। और ये बाबा के यहाँ भूमिका कविता जी। पाठ होता था। हम्म। जी, ये बहुत सारी आपके स्मृतियां जो हैं, आप एकदम डाउन मेमोरी लेन में आप चली गई। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और लग नहीं रहा है कि मैं वहां से आपको निकलने दूं। नहीं नहीं, लेकिन निकालिए निकालिए, जरूरी है। लेकिन ये ऐसी ऐसी जगह है कि एक बार आप अगर उसमें प्रवेश करें ना, तो हम सब लोगों की जिंदगी में वो होता है कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी बचपन के दिनों को, उसके बाद के दिनों को, संघर्ष के दिनों को याद करते हैं। और उन दिनों में इतनी चीजें मिलती हैं हमें। मैं तो बार बार कई बार मैं तो अपने कॉलेज और स्कूल के अक्सर सपने देखता हूँ। मैं उस डाउन मेमोरी लेन में मैं वहां चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि फिर से वो जिंदगी मिल जाए तो क्या बढ़िया हो। तो खैर, लेकिन भूमिका जी, ये बचपन की एक छाप रहती है, आदमी ताउम्र रहती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वो छाप दिखती है आपके लेखन में, क्योंकि आपने जो आपकी जो कहानियां हैं या उपन्यास, जो भी कथा साहित्य आपका है, वो आपने अलग अलग विषयों को तो चुना ही है। जैसे शराब की समस्या पर आपकी कहानी है केसर कस्तूरी, या रूप जीवाओं पर आपकी कहानी है मोहिनी, विधवाओं पर सतरंगी धोती। इस तरह की कई कहानियां मुझे अभी उससे गुजरने का मौका मिला। दलित पर पितृपक्ष जैसी कहानी है, या सत्यनारायण का प्रसाद जो है वो हॉस्टल लाइफ पे है आपकी कहानी, है ना। घरेलू हिंसा पर भी आपने खाली तमंचा ये कहानी लिखी है। तो ये कहानियां जो आपने, जितना आपका रचना कर्म है उसमें ज्यादातर में मैंने ये पाया है, ये देखा है, लोगों की समीक्षाएं भी मैंने पढ़ी हैं, उसमें भी ये दिखाई देता है कि स्त्री के विविध रूप उसमें आते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा है आपके बारे में कि आपकी जो माँ थी वो स्त्री अधिकार संगठन में थी। तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ा है। इस यही कारण है कि स्त्रियां उस तरह से बहुत स्ट्रांग रूप में आपकी कथा साहित्य में आती हैं। जी। तो ये कितना इस प्रभाव, सचमुच ये प्रभाव है। मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव है, बिल्कुल है, पहली कहानी से है, निस्संदेह हाँ। है। सबके सबकी साहित्यिक जीवन पर उनके अपने गुजरे हुए अनुभवों का, अपने तजुर्बों का, अपने परिवेश का असर होता है। ऑब्वियसली मेरे में भी है। और हम्म। जिस डाउन मेमोरी लेन से आप मुझे वापस लेकर आए हैं उसमें विश्वविद्यालय था जहां मैं अभी तक पहुंची भी नहीं थी। तो वो भी है कहानियों में, है ना। जरूर मेरी जरूर। पहले ही उपन्यास में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को डिस्क्राइब किया है। जेएनयू हम्म, को और डीयू को, तीन ही यूनिवर्सिटी से महज पढ़ाई ही की है मैंने। इन तीनों को मैंने उसमें हम्म, डिस्क्राइब किया है। और हाँ, हम्म। स्त्रियों को मैंने देखा है। एक्चुअली मैं जिस बहुत पीछे पूर्वजों के परिवार से आती हूँ, वो बुंदेलखंड का इलाका है। मेरे पितामह, मेरे ग्रैंडफादर और थोड़े पुराने पूर्वज इलाहाबाद आए थे पढ़ाई करने के लिए। तो जो खून होता है, जो मिट्टी होती है, वो तो है बुंदेलखंड की। और वो है डकैतों का एरिया। जो डकैत हैं वो बहुत समझौतावादी तो होते नहीं है। तो मेरी अब तो स्त्रियां भी क्यों काफी, समझौता करेंगी। जी अब तो काफी बदल गया है। अब तो बहुत बदल गया है, बहुत बदल डाकू गया है। वगैरह है नहीं, और काफी वहाँ तरक्की हो गई है। लेकिन वो हाँ जमाना है। जिसकी आप बात कर रही हैं, वाकई वो जमाना था। हाँ, तो बुंदेलखंड में वो मैंने वो भी सिर्फ काम किया सुना है तो। है।
हाँ, जी। जब कोई ग्रामीण बातें बताता है या मुझे ये बता रहा होता है कि हमारी गाँव में, ऐसे मैंने मंच पर देखा कि लोगों ने बताया कि हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी गाँव में पड़ी हुई है, तो हम लोगों ने तो गाँव की वो सब सिर्फ कहानियाँ ही सुनी है, मालूम तो ये तक होता है कि पूरा गाँव ही हमारा है। पूरा गाँव हमारा अच्छा। है। अगर आप अपने गाँव से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भी आगे चले जाइए, वो गाँव का ही परिक्षेत्र है, तो वहाँ आपका ही कोई होगा, भतीज की बहू होगी कि ताऊ का लड़का बिल्कुल। होगा, खुदा जाने कोई रिश्तेदार ही है, तो पूरा पूरा गाँव ही है। लेकिन ये डकैतों वाली ये इन सारे ग्रामीण बातें सिर्फ सुनी है। अगर हम लोग लैंग्वेज वाइज बहुत इनरिच हो जाते, अगर वो बुंदेली भाषा भी चली आती हमारे घर में, नहीं आई, खड़ी हुँ। हिंदी जो मैं बोलती हूँ यही भाषा है। माँ जैसे हैं वो वृंदावन से हैं, मेरी नानी वृंदावन की हैं, तो हमें हुँ। ब्रिज अच्छी भाषा मिल जाती और इनरिच हो जाते। तो जो नहीं हुआ ये वो है। और हाँ, जो स्त्रियाँ मजबूत हैं वो मैंने स्त्रियाँ जीवन में देखी हैं। मैंने पहले भी कहा है, मेरे ज़्यादातर कैरेक्टर ख़याली पुलाव नहीं पकाए गए हैं। वो बिल्कुल। ज़मीन पथरीली है, वो खिचड़ी वो बनी है, बाकायदा वो पकाई गई है तब वो आई है। तो बड़ी मजबूत औरतें हैं और होना भी चाहिए। और औरतों का दिल्ली में आके तो बहुत ही मैंने देखा कि बहुत ही बदला हुआ तेवर है। हालांकि 10 साल एक बड़ी अवधि होती है एक जगह छोड़ देने के लिए। सुनती हूँ कि अब इलाहाबाद में या उन इलाकों में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है, शराब पहुंच गई है अच्छा, वहां पे। आप हम्म। जब अश्क परिवार में आईं, तो आपकी सासू माँ यानी उपेंद्र नाथ अश्क जी की पत्नी, वो भी शायद पहली महिला प्रकाशक थीं अपने देश की, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? निस्संदेह, 100%। वो बहुत आर्मी कमांडेंट थी। जब तक पिताजी के जीवन में कौशल्या माता नहीं आई थी, कौशल्या मेहरोत्रा थी, लाहौर की मूल निवासिनी थी। शिक्षा हुँ। दीक्षा उनकी वहीं हुई थी, वो आर्मी में कमांडेंट थी। पिताजी से जी। उनका जब विवाह हुआ है तो समझ लीजिए पिताजी की जितनी भी आर्थिक चिंता थी वो सब एकदम दूर हो गई। बल्कि पिताजी सपोर्ट करने लगे अपने प्रकाशन से। वो बहुत ऐसे लोगों को प्रकाशित कर रहे थे जिन्हें जरूरत थी और जो बहुत ही रोते बिलखते कई मर्तबा हमारे यहाँ आए थे। तो निश्चित रूप से हुँ। मेरी सास जो है, मेरी सास माता मैं उन्हें कहती हूँ, मेरी बहुत सम्मानित, बहुत उदार हृदया, और वो एक मिथक हैं। वो एक चलता फिरता मिथक हैं। ऐसी वो महिला, ऐसी लौह महिला और इतनी उदार महिला, जिनकी वजह से अश्क अश्क बने। अश्क तो पहले वाह! भी लिख रहे थे, अश्क ने जी। पहले भी विवाह किए थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उनकी एक और भी रही पत्नी, वो भी, उनसे भी उनका अलगाव हो गया। ये इनकी तीसरी पत्नी थी और इनका इकलौता पुत्र नीलाभ था। लेकिन इन्होंने इतना इनको मजबूत कर दिया। अश्क जी लिख रहे थे, अश्क जी ने पत्रकारिता खूब की थी, अश्क जी ने छपा बहुत था, अश्क जी का नाम बहुत था, लेकिन अश्क जी आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने मेरी माता जी के आने से बाद हुए हैं। मेरी माता जी ने अपने रिफ्यूजी फंड, जो वो देश का बंटवारा हो गया था, इन्होंने अपने पति के साथ हिंदुस्तान में रहना स्वीकारा था, तो मिस मेहरोत्रा, मिसेस अश्क बन गई। तो ये जो फंड लेकर आई थी, इसे उन्होंने एक प्रकाशन खड़ा किया 1948 में। नीलाभ उस समय गोद में थे, तो वो नीलाभ उनके इकलौते बेटे थे, तो उसके नाम से उन्होंने वो प्रकाशन की नींव रखी। और वो बहुत ऐतिहासिक प्रकाशन है इस लिहाज से कि वो हिंदुस्तान में किसी महिला का स्थापित किया हुआ पहला प्रकाशन है। तो औरतों की सशक्तिकरण की बात जो हम आज कर रहे हैं 2022 में, ये 1948 में ये सब की नींव कौशल्या अश्क जैसी महिलाएं रख चुकी हैं। तो हाँ, मैं उस परिवार से आती हूँ, मुझे इस बात का बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है। लेकिन मुझे बस मलाल इस बात का है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं सकी। मैंने कई बार कई रिश्तेदारों से ये बात कही, तो सब लोग कह रहे थे, अरे नीलाभ जी जो तुम्हें मिल गए हैं, अरे उन्हीं के तो गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं। अरे तुमने अश्क से नहीं मिला तो क्या हुआ, उन्हीं की तो ये हैं, उन्हीं को तो तुम लेकर साथ में चल रही हो। ये एक मलाल है मुझे। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो ऐतिहासिक महिला रही हैं और उनका ऐतिहासिक काम रहा है। अच्छा भूमिका जी, आप तो जैसा आपने कहा, और आपके पात्र भी दिखाई देते हैं आपकी कहानियों में, कथा साहित्य में, कि आम जनजीवन से जुड़े हुए पात्र रहते हैं। वो कहीं न कहीं
चाहे वो शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर तरह के पात्र आपके साहित्य में देखने को मिलते हैं और वे बड़े सहज और लगता है कि अपने आसपास के हमारे देखे हुए हैं। तो ये जो दृष्टि है, ऐसी रचना, ऐसे चरित्र की रचना करना, एक उसके पीछे एक और बात होती है। चूँकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो एक एक लेखक जो है वो घुमक्कड़ होता है, सीधी-सी बात तो ये है कि जब तक आप घुमक्कड़ी नहीं करेंगे, जब तक आप पर्यटन नहीं करेंगे, जब तक आप भिन्न-भिन्न जगहों पे नहीं जाएँगे, आपको चरित्र नहीं मिलेंगे और चरित्र की तलाश तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए घूमना पड़ेगा। तो जैसा बहुत सारे हमारे जो साहित्यकार दूसरी भाषाओं के भी हुए, जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे, ओल्ड मैन एंड द सी उपन्यास के राइटर, तो वो तो उनका जितना साहित्य है वो सारा उन्होंने जहाँ-जहाँ वो गए, वहाँ से वो सामग्री ला करके और वहाँ के चरित्रों को लेकर के उन्होंने साहित्य रचा। आपको भी मैंने देखा है कि आप भी घुमक्कड़ी बहुत है वृत्ति आपकी, बहुत घूमती हैं आप। कहाँ-कहाँ नहीं घूमा मैं पूरे विवरण नहीं यहाँ उपस्थित करना चाहता, लेकिन आप बहुत घूमती हैं और ये लगता है कि शायद ये भी एक कारण है, आपके पात्र तरह-तरह के होते हैं, इतनी विविधताओं भरे होते हैं। हाँ, आपने ये अच्छी बात कही। घुमक्कड़ इस कारण हो गए ना क्योंकि बांध कर रखने वाला कोई है नहीं। जब तक नीलाभ जी रहे मैं बहुत ज्यादा घूम नहीं रही थी। घर में कोई बांध कर रखे तो मैं घर में रहूं और मैं पात्र खोजती हुई नहीं घूमती हूँ। और मैं निश्चित रूप से ये इत्तेफाक होता है। अभी आप समझिए, एक बार एक स्टेज पे मुझे अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया, तो जो व्यक्ति मुझे अवार्ड दे रहा था उस व्यक्ति का ऐसा कुछ रवैया था, कुछ ऐसा उसका एटीट्यूड था, कुछ उसके ऐसे बर्ताव थे कि मुझे लगता था कि एक चरित्र ये मिल गया। इस चरित्र के पीछे क्या-क्या है, फिर उसने अपने कुछ बातें बताई, काफ़ी अवसाद बताए उसने, अपनी जिस वतन से आ रहा था उस वतन के काफ़ी दुःख दर्द बताए, तो मैंने कहा ये एक अच्छा कैरेक्टर है। मैं कैरेक्टर को ढूँढने नहीं जाती, कैरेक्टर खुद कहीं न कहीं मुझसे टकरा जाता है, ये है। तो घूमते हम इसलिए नहीं हैं, कभी मैं किसी भी जगह अगर गई हूँ, विदेश भी मैं कई बार गई हूँ, पर मैंने कभी चरित्र खोजने के लिए घूमना नहीं खोजा है। बहुत सारे लोग लिख लेते हैं कि रेलगाड़ी में उन्हें एक मुसाफिर मिला, वो उस पर लिख देते हैं, मैंने किसी मुसाफिर पर कभी नहीं लिखा है। मुझे कोई बहुत अट्रैक्ट करता है, किसी की तकलीफें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, किसी की खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है, किसी की बहुत जेन्युइन समस्याएँ हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं पात्र के पास जाती हूँ, वो पात्र मुझे खींचता है। उसकी बहुत जेन्युइन तकलीफें, बहुत जेन्युइन संवेदनाएँ मुझे अट्रैक्ट करती हैं। मैं पात्रों की खोज में कभी नहीं खोजती, कभी नहीं घूमती। घूमने के लिए घूमते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं दर्शन करने प्रायः जाती हूँ, चारों धाम के मैंने दर्शन कर लिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ग्रैंडफ़ादर के बाद मैं अकेली अपने घर में हूँ जिसने चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं। अभी तक सब भटक रहे हैं, कोई बताता है मैं 2 करके आया हूँ, मुझे फ़ोन करके बता रहा होता है। तो मैं अच्छी और हर एक किसी मज़ार में, किसी गुरुद्वारे में, गोवा जैसे गए थे तो वो ओल्ड चर्च है जो उनका ओल्ड गोवा चर्च, वहाँ बहुत घंटे रहे, सुबह से शाम तक रही, अगले दिन फिर पहुँच गई। गोवा तो बहुत मर्तबा गई हूँ, तो इसलिए भी गई, केवल दर्शन के लिहाज से नहीं गए। तो पात्र मिलता है क्योंकि आपने कहा आप खुद भी लिखते हैं, तो ये बात ठीक है कि जो बहुत घूमता है उसे पात्र मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा सोच कर मैं नहीं, कभी एक कदम भी नहीं जाती। जी। जी, बिल्कुल, सोच करके नहीं, मतलब वो उसकी हाँ, निगाहें वो ढूँढती रहती हैं ना कि अच्छा वो दिख हाँ, गया पात्र, तो लगा कि अच्छा ये तो कैरेक्टर है, जो कहीं ओके। लिखा जा सकता है, लिखने लायक है। हाँ, मेरे कहने का यस, मतलब ये था। और हाँ भूमिका जी, जी। कई बार होता है कि एक लेखक, उसका जो जीवन होता है, अब आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के तो बहुत सारी बातें कही और आपका जीवन बिल्कुल खुला हुआ है, आपने ये बात पहले भी कही है। सोशल मीडिया पे भी सब कुछ आप बहुत साफ-साफ लफ्ज़ों में लिखती हैं, सब कुछ बहुत साफ रहता है वहाँ। अ, होता क्या है कि एक लेखक का जीवन जब वो साहित्य रचता है, तो साहित्य में जो आता है उसमें भी कहीं न कहीं उसके जीवन की झलक होती है। उसका भी दुःख-दर्द होता है, उसकी पीड़ा होती है, उसकी भी हँसी-खुशी होती है। वो उससे मुक्त नहीं होता है। बस होना इतना चाहिए कि वो उस पर हावी ना हो जाए। और ये बहुत सही। संघर्ष
मुझे लगता है कि ये एक लेखक के तौर पे और एक व्यक्ति के तौर पे, जो लेखक खुद व्यक्ति है, दोनों के बीच एक ये संघर्ष चलता है, ये अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहती है हमेशा। ये आप समझ सकते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से। जैसे आप अंग्रेजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अंग्रेजी साहित्य में, और एक और विषय में भी आपने किया है, कंपैरेटिव स्टडी, कुछ इस टाइप से कोई सब्जेक्ट है जी जी, जिसमें आपने कंपैरेटिव लिटरेचर। जी धर्मी भारती की जो रचना थी, उसका अनुवाद आपने किया था। तो मैं ये दरअसल आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अंग्रेजी के जो साहित्यकार हैं, चाहे वो आपने बहुत लोगों को पढ़ा होगा, शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ को, शेली किट्स वगैरह वगैरह से लेकर के आपने तमाम लोगों को पढ़ा होगा, कहानीकारों में एडगर एलन पो वगैरह को पढ़ा होगा, अथा क्रिस्टी को पढ़ा होगा। टी.एस. इलियट की एक बात मुझे याद आती है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उसने एक जगह लिखा था कि देयर इज ऑलवेज अ सेपरेशन बिटवीन अ मैन हु सफर्स एंड एन आर्टिस्ट हु क्रिएट्स, एंड ग्रेटर द सेपरेशन ग्रेटर द आर्टिस्ट। यानी उसने ये लिखा था कि एक जो भोगने वाला व्यक्ति है, जो चाहे दुख कष्ट जो कुछ भी है, भोक्ता जो है, वो एक व्यक्ति वो होता है, दूसरा व्यक्ति एक रचनाकार होता है। वो रचनाकार भी भोक्ता हो सकता है, क्योंकि बिना उस दर्द को अनुभव किए आप फील दर्द किए को लिख लिखे नहीं जाने। सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आप उस व्यक्ति के अंदर आप उस समय होते हैं, उस व्यक्ति के चरित्र में होते हैं, तभी आप लिख पाते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि ये दूरी, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो ये दूरी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, और जितनी बड़ी दूरी होगी उतने ही बड़े आप रचनाकार होंगे, है ना? तो ये अंतर्द्वंद आपके अंदर भी आता होगा, हर लेखक के अंदर आता है कि आप उससे कितनी दूरी रखें कि आप उस व्यक्ति को तटस्थ होकर, निरपेक्ष होकर के आप देख सकें और लिख सकें। तो ये अंतर्द्वंद की स्थिति आपके अंदर आई होगी, और किस तरह से आई है, ये आप बताएंगे? सबसे पहले तो ये है कि भारती का नहीं, मैंने ट्रांसलेशन किया है अज्ञेय जी का। अज्ञेय के अपने अपने अजनबी अपने अपने अजनबी उपन्यास का, है, हाँ जी उसे, हाँ, जी उसे मैंने ट्रांसलेट द लास्ट ट्रुथ के नाम से किया था। एमए जी जी। एमए का ही प्रोजेक्ट था ये, मास्टर्स का। हाँ हाँ दूसरी बात, टी.एस. इलियट को आपने लिया है, ये जो आपने कोटेशन बोला है, ये इनकी प्रूफ्रॉक सीरीज की जो भूमिका है, ये उसमें से लिया हुआ आपका है। जी प्रूफ्रॉक सीरीज की जो ये पूरी कविताएं हैं, बहुत शानदार कविताएं हैं। इस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहली बार मेरी बातचीत नीलाभ जी से फोन पर हुई थी तो प्रूफ्रॉक से ही शुरू हुई थी वो। तो वो बोले, अरे प्रूफ्रॉक आपने पढ़ा हुआ है? मैंने कहा हाँ, पढ़ा हुआ है। मेरा इसमें इस इंग्लिश के एमए के प्रीवियस में मैंने एक प्रोजेक्ट जमा किया था, वो था द इन्फ्लुएंस ऑफ टी.एस. इलियट, द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रीमद् भागवत गीता एंड Eastern theories on T.S. Eliot's poetry with a special reference of 4 quarters। ये मेरा पेपर था। और जो आप ये कह रहे हैं, ये उनका क्रिटिसिज्म का सिद्धांत है। ये जो कविताओं की सीरीज उन्होंने बनाई है प्रूफ्रॉक की, द वेस्टलैंड उनकी बहुत बहुत मशहूर कृति है, जिसका अंत में वो कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। इससे मालूम होता है कि वो इंडियन माइथोलॉजी से, इंडियन थ्योरी से, ईस्टर्न थ्योरी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस पर मैंने उस समय काम किया था। जो आपका सवाल है, इन बिटवीन लाइन जो आपका सवाल है कि जो आत्म अनुभूतियां हैं वो अभिव्यक्ति में कितना हावी है और कितना नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल मैं रखती हूँ। आत्म चिंतन और इस पर ये हुआ था, मैं ईमानदारी से आपको बता देती हूँ, मेरा जो ये किसी भी व्यक्ति का ये अभ्यास से ठीक हो जाती है चीज। आप अभ्यास करते रहें, आप किताबें दर किताबें लाते जाएं, लिखते जाएं कंटिन्यू। आपका जब अभ्यास अच्छा हो जाता है, जब आपके पास वैरायटी बहुत हो जाती है, जब आपके पास सब्जेक्ट्स खूब सारे हो जाते हैं, आप परिवेश बार बार बहुत सारे देख चुके होते हैं, तो ये आत्म दूर होता चला जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पहला उपन्यास पूरी तरीके से हॉस्टल के कमरे में केंद्रित था। देखिए आप,
अगला उपन्यास नहीं रहा किराए का मकान, और अगला उपन्यास स्मैक मुंबई में तो मैं बहुत कम दिनों के लिए रही हूँ, और आगे तो ये आत्म से दूर हो रहा है। लेकिन चरित्र की जो है, जो पात्र है हमारे, उनकी संवेदनाओं से नजदीक है। मैं तो नहीं हूँ, है ना? मैं तो हीरोइन बनने नहीं गई, तो यहाँ आत्म तो नहीं है, लेकिन किसी को देख रहे हैं तो लिख रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट में कोई मिली, रूबी खानम जैसे मेरा एक चरित्र था, स्मैक की हीरोइन है वो, रूबी खानम। तो अब वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो फील मैं करके लिख रही हूँ। तो जब कोई लेखक नया नया लिखता है तो वो बहुत बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो उसका सेल्फ सेंटर्ड होना दूर होता चला जाता है। वो दूसरों से ज्यादा नजदीक हो जाता है, अपने से दूर होता है। ये बहुत जरूरी है। ये टीएस एलियट की बहुत, हम लोग को क्रिटिसिज्म के पेपर में, जब मैं अपने आप बता रही हूँ, सबसे ज्यादा जिसे हम पसंद करते थे वो टीएस एलियट जिन लोगों को करते थे, उसमें एलियट एक थे। हम लोग को बहुत सारी थ्योरी पढ़ा दी गई थी, कांट की, ड्राइडन की थ्योरी थी, डेरिडा की थ्योरी थी हमारे पास, बहुत बहुत अलेक्जेंडर पोप की थ्योरी थी। थ्योरी पेपर हम लोग के लिए काफी मुश्किल भरा पेपर होता था, लेकिन टीएस एलियट की यही कुछ बातें थी जो मुझे इम्प्रेस करती थी और जिस पर मैंने उनको प्रोजेक्ट के लिए चुना था। तो आप जो ये बात कह रहे हैं, इस बात को, एक बड़ा प्यारा शेर है गालिब का, कि हुए क्यों ना दुई दुई ना रहे, हुए एक क्यों ना करके। ये जो एकात्म वाला भाव है, ये बहुत ज्यादा ईस्टर्न थ्योरी है। ये जो दुई का बोध ना होना, गालिब का वो शेर अगर मुझे याद आ जाए, मैं पूरा सुना देती हूँ। तो ये थ्योरी हर जगह एक जैसी है कि आप किसी और से बहुत ज्यादा जुड़ जाइए और अपने आप को हटाकर उसको महसूस करके एक्सप्रेस कर ले जाइए, अभिव्यक्त कर ले जाइए। यही आपकी रचना की कामयाबी होती है। तो ये अभ्यास से आता है, 100% अभ्यास से आएगा, और मेहनत से भी आएगा। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो बढ़ता जा रहा है। अब शिवाला घाट लिखा, भाई मैं तो पंडों के बीच में नहीं रही हूँ, लेकिन वो पूरा वही है, लेकिन संवेदनाएं हैं वहां, स्त्री पात्र हैं बहुत सारे, बहुत सारे, हर प्रकार के पात्र। यहाँ तो जेंडर भी नहीं रह जाता है। एक सीमा के बाद आपका इतना बढ़िया अभ्यास हो जाता है लिखने का, इतना बढ़िया आप संवेदना महसूस करने लग जाते हैं, दूसरों की आत्मसात करने लग जाते हैं, कि आप बहुत लोगों से भी के पर भी बहुत व्याख्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा अभिव्यंजना कर सकते हैं, जिनसे, जो कि जेंडर में भी आप नहीं हैं। जैसे कई आज सारे, इंटरनेट की आपको बड़ी समस्या आ रही है, और मेरी बात लगातार सुनाई पड़ रही थी आपको? समस्याएं आ रही हैं, और मैं बहुत क्षमा चाहता हूं कि अ, मैं भूमिका जी जुड़ नहीं पा रही हैं। ये जितना समस्या मेरी मैंने तरफ बोला है, ये मेरी जितना तरफ मैंने समस्या है, बोला इसलिए इतना आपने सुन लिया? जो आपने सवाल पूछा था उसका मैंने जवाब दिया, आपने सुना?
माँ, तेरा गालिब की किताब दे दो, कहीं हो आसपास तो। हैं? हाँ, देख लो कहीं भी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अभी इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब है इधर, और हम्म। इसकी वजह से मैं आपकी हाँ, मेरी बात नहीं समझ सुन से तो पाया। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, आपकी तरफ ठीक है, मेरी तरफ ये समस्या है। और जो लोग आपको सुन पा रहे थे उन लोगों ने आपकी बातें सुन ली, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। आपने बहुत बहुत काम की बात आप बता रही थी। तो मूल बात है कि जो मैं जानना चाह रहा था, आप संक्षेप में वो अपनी बात को दोहरा दें कि ये जो समस्या अंतर्द्वंद की आती है लेखक और एक व्यक्ति के तौर पर, वो कितना आपने उसको फेस किया है। ये जो बात है ना, मैं आपको यही बता रही थी कि टीएस एलियट जो है वो हमारी माइथोलॉजी से, ईस्टर्न थ्योरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और हमारे यहाँ की थ्योरी यही है कि एकात्मवाद की है, कि हम दो नहीं है, हम एक ही हैं। जब हम अपने, कोई तकलीफ शुदा है या कोई भी मेरा पात्र है, जब मैं उसे जुड़कर लिखूंगी तो वो हमारा, हम उसे इतना आत्मसात कर लेंगे कि वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। जी जी। और खुद को दूर करके जब हम लिखना चाहेंगे या लिखेंगे, आप ये बात समझें, जब आप खुद को परे रख कर लिख रहे होंगे, उसमें खुद अहम हावी नहीं होगा। ये बात अभ्यास से आती है। अब आप देखिए, इसका उदाहरण देखिए, सबसे सीधा, ये अभ्यास और ये निरंतर लिखने से ही ये चीज हटती है। ये जो आपका अहम हावी जो होता है, ये जो आप हावी होते हैं, जो लेखक हावी होता है, ये प्रयास और अभ्यास से दूर होता चला जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, आसमानी चादर मेरा पहला उपन्यास था, जेएनयू के हॉस्टल के चारों तरफ घूम रहा है। अगला उपन्यास देखिए, किराए का मकान, और दूर चला गया, किराए के मकान और दूर चला। स्मैक उपन्यास देखिए, मुंबई के एक ऐसे स्ट्रगलर लड़के पर है जो वहां पे हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, और एक लड़की पर है, अब और दूर हो गए, है ना। और इस तरीके से और उपन्यास जो आया है, कश्मीर, मैं कश्मीर सिर्फ एक विजिटर के तौर पे गई हूँ, लेकिन मैंने कश्मीरियों की समस्याओं को बहुत आत्मसात किया, बहुत अपना समझा, दो दो उपन्यास निकाल दिए उस पर, है ना। ये अभ्यास से होता जाता है कि आप अपने से दूर हैं, लेकिन जिस चरित्र पर लिख रहे हैं उसे बहुत आत्मसात और बहुत अनुभूत करके लिख रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको बना देती है। आप निरंतर लिखिए, इसीलिए लिखना अपने आप को मांझना होता है। फिर कुछ ऊपर वाले की भी कृपा होती है कि आप कितना अच्छा लिखते जा रहे हैं। प्रयास तो हम लोग करते ही हैं, अभ्यास है मेरे मेरे ख्याल से। अब जो शिवाला घाट उपन्यास लेटेस्ट आया है, और भी उपन्यास जो आ रहे हैं, आप देखिएगा एकदम नई नई दुनिया मिलेगी। अभी पंडों के बीच में तो मैं कभी बैठी नहीं, लेकिन मैंने पंडों की समस्याओं और पंडों पर पूरा लिखा है। शिवाला घाट पूरे बनारस को आप देखिएगा डिस्क्राइब किया है। बनारस तो मैं सिर्फ विजिटर की तरह एक बार गई, दो बार गई, भाई बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया, गंगा नहा लिया, छोटी छोटी दो तीन यात्राएं रही हैं, लेकिन मैंने लिखा। तो यही है कि आप जब ये इस समस्या से निजात ऐसे ही पाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। आप दुनिया को बड़ी और नजरिया विशाल करके, व्यापक करके लिख रहे होंगे। तो आपने जब एलियट की बात की है, तो एलियट तो मेरे बहुत प्रिय लोगों में से है, और उसका ये क्रिटिसिज्म का पेपर है। हम लोग को क्रिटिसिज्म बहुत लोगों का पढ़ाया गया, और लोगों, सेकंड पेपर एमए फाइनल का था, लोग बहुत घबराते थे। जी, वेस्टलैंड की चर्चा अक्सर होती है। वेस्टलैंड की, अब देखिए वेस्टलैंड की आखिरी लाइन क्या है, ओम शांति ही शांति ही शांति। आप देखिए कितना ज्यादा वो हमारे ईस्टर्न थ्योरी से, हमारे ईस्टर्न दर्शन से कितना प्रभावित वो आदमी है। अगर वो ये सेंटेंस बोल रहा है कि आप, ये जो आपने अभी पूरा बोला है, ये पूरा सेंटेंस उसने जब लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस उसने जब लिखा है, तो वो बहुत प्रभावित होकर लिखा है। वो एकात्मवाद से, वो शंकराचार्य जी की जो थ्योरी है, इस थ्योरी से वो बहुत प्रभावित है, और उसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हम इस अंतर्द्वंद से बहुत आसानी से निकल सकते हैं, बहुत आसानी से। मैं तो बिल्कुल, बस पहली किताब मेरी सेल्फ सेंटर्ड थी, वो मेरे उस कमरे और जेएनयू के चारों तरफ थी। अगले बल्कि कहानियां नहीं थी, बहुत सारी कहानियां नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आपने कहीं ये भी लिखा था कि आप जब जेएनयू के हॉस्टल में पहुंची हैं, तो हॉस्टल का जो एक रूटीन लाइफ होता है, उससे ऊब कर आपने कहानियां लिखनी शुरू की। हाँ जी बिल्कुल, ऊब के क्या, हाँ, पसंद नहीं था। वहां का खान पान, वहां का रवैया वो बहुत अलग सा था।
ऊब कर इन द सेंस एकाकी, अकेलापन बहुत था, जी, बहुत अकेलेपन में। अकेलापन था। ऊबते तो हम कहीं है ही नहीं। जो इलाहाबाद के लोग हैं ना, ये ऊबते कभी कहीं नहीं है। जिनके पास किताबें हैं, जिनके पास बढ़िया लाइब्रेरी है, जेएनयू की लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, साइबर लाइब्रेरी भी अच्छी है, पीछे भी अच्छी है, तो पीछे वाली भी अच्छी है। तो हम लोग उबते कभी नहीं है। हाँ, अकेलापन बहुत था, बहुत खला बहुत थी। उस खला में लिखना शुरू किया था कि ये वाह! अपने अंदर की जो बेचैनी है, इसे कहाँ एक्सप्रेस करें, कहाँ ले जाएं। माँ नहीं है, बाप नहीं है, यहाँ ग्रैंडफादर नहीं है, मेरे बाबा प्यारे नहीं है, फोन में बात करते हैं तो हमेशा डराते ही रहते हैं, अरे वहां निर्भया जैसा कांड हो गया है, भूमिका कम बैक, भूमिका कम बैक, भूमिका दिस इज नॉट अ प्लेस टू लिव इन, भूमिका कम बैक। तो ये सब चीजें बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि अब जब वापस जाएं तो कम से कम डिग्री तो लेकर जाएं कि इलाहाबाद आ अच्छा, रहे हैं। इसी बीच में भूमिका जी, थोड़ा-सा मैं हालाँकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं कैसे आपसे बात करूँ इस विषय पर, लेकिन मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। और इलाहाबाद की भी आप हैं, और बहुत खुशमिजाज और जीवंत आपकी प्रकृति है, और उसमें जीवन में तो उतार-चढ़ाव और घटनाएँ आती रहती हैं। उससे हर आदमी जूझता है, उससे निकलने की कोशिश करता है, अपने को डाइवर्ट करता है वो। अ, जेएनयू का जो एकाकीपन जिसे आप कहती हैं, ये खला, एक शून्य में आप थीं और तब आपने कहानियाँ लिखनी शुरू की। नीलाभ जी से मुलाकात आपकी कैसे हुई? मैंने कहीं पढ़ा कि काला गुलाब आपकी कहानी पढ़ के उन्होंने आपसे संपर्क किया था। बिल्कुल सही सुना अगर था, आप बात करना क्योंकि चाहें तो? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ये तो बहुत मेरे लिए अभिमान, और अभिमान तो नहीं, हाँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक मेरी कहानी पढ़कर एक इतना बड़ा साहित्यकार, और वो भी खानदानी साहित्यकार, मुझे संपर्क कर रहा है। ये मेरी उस कहानी का भी सम्मान है, मेरा भी सम्मान है कहानी लिखने वाले के तौर पर। बिल्कुल सीधी-सी बात है, उन्होंने एक कहानी पढ़ी। अच्छा, उस कहानी में जो है इमरजेंसी का ज़िक्र था। तो इमरजेंसी तो नीलाभ जी ने खूब देखी होगी। मैंने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन मैंने इमरजेंसी के बारे में सुना है खूब। अभी जो आपने ये बात कही थी ना कि आप अपने से दूर होकर भी किसी चीज को बहुत नजदीक से कैसे लिख सकती हैं, अब इसी घटना को देख लीजिए। इमरजेंसी को मैंने सुन सुनकर लिखा है, क्योंकि मेरे पिता राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी के काफी कष्ट उठाए हैं। तो कुछ ऐसा सोचकर, कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का माहौल, कुछ इलाहाबाद का सोच के मैंने एक कहानी लिखी काला गुलाब नाम से। अब ये नीलाभ ने पढ़ी तो नीलाभ जी को पसंद आई। अब नीलाभ जी ने खोजा कि किसने लिखी है, कौन है भूमिका द्विवेदी। नीलाभ भी मुझे नहीं जानते, मैं भी नीलाभ जी को नहीं जानती। तो नीलाभ जी से पता चला जनसत्ता में, उन्होंने पूछा कि भाई इसका नंबर दो, ये कौन लड़की है। तो प्रेस वालों ने मुझे कहा कि भाई वो आपका नंबर मांग रहे हैं। जिन लोगों से भी उन्होंने नंबर प्रयास किया मांगने का, उन सब ने हमसे कहा कि भूमिका जी, नीलाभ आपका नंबर मांग रहे हैं। तो मैंने कहा नीलाभ जी कौन है, बताइए कि कवि हैं। तो बल्कि मैंने पहली बार ऐसे ही कहा, मैंने कहा दिल्ली में तो हर आदमी यही कहता है कि वो कवि है, जब से मैं दिल्ली आई हूँ हर आदमी कवि कहकर मिल रहा। ये कौन से कवि हैं? तो बताया कि अरे अश्क जी के बेटे हैं, बड़े भारी पत्रकार हैं, और यहाँ है, यहाँ मतलब पूरा लाइफ स्केच उनका ब्रीफ में बता दिया। वो कि बड़े बिंदास आदमी थे, कुछ छुपाने वुपाने वाले थे नहीं। क्योंकि हम लोग इसलिए कुछ छुपा, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे होते हैं कि छुपाया जाए। छुपाने लायक कोई काम जब कोई नहीं करेगा तो वो बिंदास होके अच्छा, खुली एक किताब रख छोटा-सा देगा पब्लिक के सामने। छोटा-सा एक वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ज़रा-सा अच्छा, नीलाभ भाई के साथ दिखाइए, मेरी जरूर जरूर। संक्षिप्त, जी, संक्षिप्त मुलाकात मेरी 2 बार की है। एक बार अच्छा, तो जब वो वहाँ इरशाद हुई थी, इरशाद दिखाइए। और जी, और एक बार वहाँ मुलाकात हुई थी, संक्षिप्त सी 10 मिनट की मुलाकात थी, और एक कहीं किसी मित्र के यहाँ। बस 2 ही मुलाकात उनसे हुई थी, बहुत संक्षिप्त मुलाकात थी। लेकिन मैं जो यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा-सा मैं दिखा दूँ आपको पहले। भूमिका द्विवेदी एक स्थान पर स्वाभाविक तौर पर संवेदना से भरी नजर आती हैं जब वो लिखती हैं, जुलाई बारिश का महीना है, जुलाई में ही नीलाभ जी चले गए थे। जुलाई की झिलमिल बारिशें बहुत कठोर महसूस होती हैं। नीलाभ जी
यानी प्रसिद्ध कवि और संपादक भूमिका द्विवेदी के पति नीलाभ अश्क। बरसात में बहुत सारी चीजें याद आती हैं। जब भी बरसात आती है तब भी यही होता है कि ये सारी बातें याद आती हैं कि उनको लेकर मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक पैथोलॉजी सेंटर से दूसरे पैथोलॉजी सेंटर बराबर जा रही थी। बरसात बहुत लोगों को बहुत रूमानी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। मैं जब भी बारिश देखती हूँ तब भी, क्योंकि हर बरसी में बारिश होती है, उनकी जो हर बरसी है उसमें बारिश होती है। और बहुत साहित्यकारों को बहुत कठोर रवैया भी याद आ जाता है कि कितना मतलब बारिश में एक आदमी परेशान है, कोई आ नहीं रहा है कि सपोर्ट उसका थोड़ा-सा कर दे। तो बारिश जब भी होती है बहुत, बहुत, बहुत आँसू बरसते हैं वो। वो लगता है कि आँसू बरस रहे हैं आसमान से, क्योंकि वो बहुत कठिन दौर था नीलाभ जी के लिए। नीलाभ जी को बारिश पसंद थी, वो वहाँ बैठना चाहते थे बालकनी पे। मैंने उनकी पलंग खींचकर वहाँ काम वाले के साथ, क्योंकि इतनी भारी रहती है वो पलंग अगर उसमें नीलाभ है, तो मैंने उधर टिका दी थी कि वो बारिश देखकर खुश हो सकें। लेकिन बारिश बहुत, बहुत, बहुत कठोर, बहुत क्रूएल होती है, बहुत क्रूएल होती है। बारिश जो है, जब लोग कहते हैं बारिश बहुत अच्छी है, बारिश में हमें ये गाना याद आ रहा है, वो गाना, मुझे कोई गाना याद नहीं आता। एक ये भी बारिश है, एक बारिश और भी है जो इलाहाबाद में मैंने देखा था। मैं उस वक़्त बालकनी पर अपनी खड़ी हुई थी। एक पति अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मार-पीट के उसके बच्चे के साथ निकाल के फेंक दे रहा था। और मैं देख रही थी कि वो औरत जो है, धोती उसकी पूरी भीगी हुई है, तब उस भीगी धोती से भी वो अपने बच्चे को उड़ा रही है, जबकि वो जानती है कि वो उसको इतनी तेज बारिश में बचा नहीं पाएगी। बारिश मुझे हमेशा कठोर अनुभव देती है, वो कठोर स्मृतियाँ जो हैं हमेशा सामने आ जाती हैं। आपने कितने मार्मिक वीडियोज़ बनाए हैं ना, कितने क्रिएटिव लोग हैं इस दुनिया में। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपके शायद नहीं, क्षमा क्यों चाहते हैं आप? आपने तो अच्छा बनाया है, क्षमा क्यों चाहते हैं आप? जो क्योंकि हमेशा यादें दुःख देती हैं, चाहे ऊपर से कितना भी आप, लेकिन उसको तो हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि नीलाभ जी का जो व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है, वो हमेशा हम लोगों के सामने रहता है, और वो उन्हें हमेशा हमारे साथ रखता है, उन्हें आपके साथ भी रखता होगा निश्चित तौर पर। क्योंकि आप जिस ढंग से, जिस परिश्रम से, जिस मेहनत से आप जो कुछ करती हैं, वो बिल्कुल लगता है कि आप उसमें डूब के कर रही हैं। तो बहुत सारी आपकी स्मृतियाँ हैं। आपने फ़िल्मों का भी आपने ज़िक्र किया है कि बैंगलोर में आप कभी-कभी जाया करती थी वहाँ, अ, विलियम्स या क्या नाम था उनका, जो जिन्होंने आपको बेटी की तरह रखा, तो वो मैंने कहीं पढ़ा बहुत था। बढ़िया। तो आपका रिसर्च वर्क इतना बढ़िया है, आपका रिसर्च बहुत बढ़िया है। पूरी ज़िंदगी एकदम छान ली है, बहुत अच्छी बात है। कम लोग होते थैंक यू। हैं जो इतना बारीक निगाह और इतनी बारीक रिसर्च करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। आपने हाँ, ये लिखा था सही है, कि मुझे बैंगलोर। बैंगलोर में आई, आपने लिखा था, मुझे आपके शब्द याद हैं कि मुझे लगता है कि कई जन्म के बाद आई। आपके शब्द हाँ, यही थे। हाँ, हाँ। जैसे अभी अभी अतर सुईया का आपने नाम लिया है, कुछ प्रोफेसर ऐसा ही गिलबर्ट, बैंगलोर याद से आया, लिया हूँ। मुझे याद हुँ? आया, प्रोफेसर गिलबर्ट का आपने ज़िक्र किया था, प्रोफेसर गिलबर्ट गिलबर्ट का। बोस, हाँ, प्रोफेसर हाँ, गिलबर्ट बोस। हाँ जी। मैं नाम हाँ भूल जी, गया हाँ था। जी। बहुत जी। परवरिश उन्होंने ही की है। बड़े जब हुए हैं, तो परवरिश एक तो ग्रैंडफ़ादर की रही है और एक प्रोफेसर गिलबर्ट की। गिलबर्ट सर के पास कोई बेटी नहीं थी और उन्हें बेटी का बड़ा चाव था। और जो मेरी माँ है, ये उन्होंने एक, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हुए इंसान थे, उन्होंने ब्रिटेन में भी थोड़े दिन पढ़ाया था, वो मुंबई में भी बहुत साल रहे हैं। बहुत सारे हीरो को बताते हैं, संजय दत्त को भी, और ये जो है
शोभा खोटे का लड़का था कोई, वो बहुत सारे वो एक्टर्स बताते थे कि इन सबको बीजू मैंने पढ़ाया है, कैथीड्रल स्कूल में वो पढ़ाते थे उस टाइम पर। तो लेकिन इनका जो जन्म है ये मेरे मोहल्ले में खास हुआ था। ये भी इत्तेफाक की बात है, जब वो मुझे मिले और जब उन्होंने मुझे ये बताया, मेरी माँ ने, उन्होंने इलाहाबाद, क्योंकि वो इलाहाबाद उनकी जन्मभूमि थी, तो उस कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा सा शैक्षणिक संस्थान खोला, जिसमें डिग्री कॉलेज भी है, जिसमें डेंटल वाला भी है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो वहां पर माँ जो है संस्कृत विभाग स्थापित करने वाली स्त्री रही हैं, और संगीत में प्रायोगिक संगीत यानी कि वादन, सितार, ये 2 से ही माँ ने मास्टर्स किया हुआ है। ये दोनों विषय उन्होंने मम्मी ने वहां पे स्थापित किए थे उस शैक्षणिक संस्थान में। हालांकि इस संस्थान में पैसा जो लगा है, जो फाइनेंस है, जो फंडिंग है, वो डॉक्टर्स की है, डॉक्टर सुशील रस्तोगी जी की है, लेकिन इसकी प्रारूप डिसाइड करने का, इसे स्थापित करने का पूरा श्रेय गिलबर्ट सर को जाता है। अब गिलबर्ट सर से मुलाकात मेरी इसी के माध्यम से हुई कि मिसेस द्विवेदी की ये बेटी है और बहुत चंचल है और बहुत खुश रहती है, और ये है वो, कभी झूला झूलती रहती है वो वाला, कभी यहाँ पूरे परिसर में दिखाई देती है। और फिर वो माँ से बोले, आप इस लड़की को मुझे गोद दे दीजिए, इसलिए मेरे पास कोई बेटी नहीं है, मैं आपके सामने भिक्षा मांगता हूँ। तो अम्मा ने कहा कि अरे भाई, मेरी एक ही तो लड़की है, ये भी आप ले जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी? अरे आप समझ लीजिए आपकी बेटी है, कोई जरूरी थोड़ी ना, कागज पर जब तक ना हो तब तक बेटी नहीं है। तब उन्होंने कहा मैं इसे अपनी बीवी से मिलवाना चाहता हूँ। उनकी बीवी रहती थी बंगलौर, उनकी बीवी मुंबई में भी थी, क्लैरिस नाम है उनकी वाइफ का, यहाँ भी रहती थी, लेकिन बैंगलोर में भी उनका एक मकान था। फिर लेकर गए तो बहुत खुश हुई, उनकी मतलब इनसे ज्यादा खुश तो इनकी बीवी हो गई। अब वो मुझे आने ही ना दें, और मुझे भी वहां बहुत अच्छा लगा। वो बिल्कुल अलग सा माहौल, साउथ इंडियन का पूरा, भरतनाट्यम उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग अच्छा, मिली। वाह। बहुत साउथ इंडियन का पूरा सीखने का रिवाज, और ये सब मुझे वहीं से ही मिला। डोसा बहुत अच्छा कैसे बनता है, जो साउथ के तौर तरीके जो हैं, रंगोली जो उन लोगों का सजाने का होता है, ये सब मैंने वहीं पर उन्हीं लोगों से सीखा। जबकि वो क्रिश्चियन परिवार था, लेकिन उनके यहाँ माहौल था। और उनकी एक फ्रेंड भी थी, नीला सूरी करके, वो हिंदू थी पक्की, और वो मुझे मंदिर अच्छे लेके जाए और बहुत हिंदुस्तानी बनाए, गजरा वजरा सजाए, मुझे बहुत प्यार वो भी करती थी। तो मुझे बैंगलोर, मेरी परवरिश उन्होंने ही की है। और उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज जो मेरे जीवन में जिसकी ऋणी हूं मैं, कि उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने एक तो ब्रिटिश कल्चर समझाया है। ब्रिटिश कल्चर, मुझे कुछ चीजें बहुत, बैले डांस है, कैप लगाना उनका, छड़ी लेके चलना, ये जो 16th सेंचुरी का ब्रिटिश पीरियड है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद था। और नीलाभ जी से जब मिले, तो जब मैंने ये कुछ इस तरह के शौक बताए, तो कहते तुम्हें कैसे पता, इलाहाबाद में तो कोई नहीं आता। मैंने कहा गिलबर्ट सर ने। अब इत्तेफाक एक और नया है कि गिलबर्ट वॉज द टीचर ऑफ नीलाभ इन हिज स्कूलिंग टाइम। यस, इन BHS बॉयज हाई स्कूल में नीलाभ जी पढ़ते थे, वहां वो फिजिक्स के टीचर होकर रिटायर हुए थे। तब उन्होंने वो शैक्षणिक संस्थान खोला था, उसका नाम देवप्रयाग था, इस नाम से खोला गया था। तो वो आफ्टर रिटायरमेंट का उनका ये पूरा प्लान था, जो वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, एक एक चीज सामने ला रहे थे। तो मेरी परवरिश बंगलौर में हुई है, बहुत बहुत मैंने साउथ इंडिया में बहुत चीजें सीखी। आपने जी, और आपने तो ये भी लिखा है कि आप जैसे घर में इलाहाबाद में तो आपको मौका नहीं मिलता था कि आप इंग्लिश फिल्में देख सकें, इंग्लिश क्लासिक खास तौर से, तो आप वहाँ, आपको गिलबर्ट सर से ये छूट मिली हुई थी, और वो आपको DVD वगैरह लाकर उपलब्ध कराते थे। उसी में आपने डॉक्टर जीवागो भी देखी थी, बोरिस अरे आप तो ये कहाँ पढ़ी है? ये तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं लिखा है। क्या मैंने ऐसा कहीं लिखा है? ये तो मैंने संस्मरणों की किताब में लिखा है। आपको ये चीज पता है? क्या बात है। अच्छा चलिए बताती हूँ। ऐसा है कि गिलबर्ट सर जो है, गिलबर्ट सर की जो ये फ्रेंड थी नीला, ये इनके फादर, इनके दूसरे फादर थे शायद, वो उनकी माँ ने दूसरी शादी शायद की थी, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। वो ये जो है ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई जिसने बनाई है, डेविड लीन, वो डेविड लीन की वाइफ जो थी, उनकी ये बेटी थी। डेविड लीन बहुत मास्टर क्लास वो रहे हैं फिल्म डायरेक्टर, हॉलीवुड के, बड़ा भारी नाम है उनका।
और ये द नाम ब्रीफ इन सिर्फ टाइम, इसलिए नहीं है कि ब्रिज ऑन द रिवर ख्वाई बनाई है, बहुत अच्छी उन्होंने, और डॉक्टर द जिवागो ब्रीफ भी मेरे ख्याल से उन्हीं की ही ब्रीफ बनी हुई है, एनकाउंटर, डेविड। ब्रीफ हाँ, एनकाउंटर डेविड बनाई लीन की है, है। हाँ डॉक्टर जी, हाँ जिवाको जी, हाँ बनाई जी। है। हाँ, तो उनके साथ एक तो म्यूजिक पक्ष वो बहुत अच्छा रखते हैं हमेशा। डॉक्टर जिवागो में जो पियानो बजता है, ये पियानो उनका लड़का हम्म। गिलबर्ट का बहुत बजा-बजा के सुनाता था अच्छा। कि भूमिका बहुत पसंद करती है। हालाँकि उन्होंने ये तक कह दिया था माँ से कि अगर आप इसे लड़की की तरह गोद नहीं देना चाहती हैं, तो मेरे लड़के से को शादी कर दीजिए इसकी। माँ ने कहा इतनी अच्छा। छोटी है, कुछ पढ़ लिख ले, कुछ बड़ी हो, इतनी छोटी-सी कहाँ बहुरिया बन के मैं इसका बाल विवाह क्यों कर दूँ? तो थोड़े दिन रुक जाइए, देखें बड़ी होती है क्या कहती है। खान-पान बहुत हम्म, अलग है क्रिश्चियन लोगों का। मुझे तो नीला जी शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाती थी, लेकिन मेरी वजह से घर में हम्म, शाकाहारी बनता भी था जब तक मैं रहती हम्म, थी। हम्म, मैं चली हम्म, आऊँ तो फिर क्या बने पता नहीं है। अरे गिलबर्ट साहब ने मछली छोड़ दी मेरे कारण। मैंने जब पहली बार मैं अच्छा। नई नई गई, एक बंगाली आदमी मछली खाना छोड़ दे, इसका पता चलता है कि ये अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। मैंने कहा आपके घर में तो पानी भी पीने का मन नहीं होता, हर तरफ मछली मछली बदबू करती रहती है। तो बोल रहे हैं कि आज से इस घर में मछली नहीं आएगी, चाहे मैं मर जाऊं। ओ। तो गिलबर्ट सर ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। गिलबर्ट सर नीलाभ के टीचर भी थे। अगर गिलबर्ट सर चले गए थे 2006 में, वो नहीं रहे थे, अगर उन्हें ये मालूम होता कि बाद में नीलाभ मेरे जीवन में आए हैं, गिलबर्ट सर आत्मा से खुश होते। वो जहाँ बहुत कहीं भी बढ़िया। होंगे उन्हें खुशी जरूर रही होगी। ये हम्म। सच है। तो तो डेविड लीन और हॉलीवुड की बहुत क्लासिकल मूवीज और कल्चर और उन फिल्मों की बारीक जानकारियां, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्निक्स, ये सब उन्होंने ही मुझे सिखाई है, मेरे घर में नहीं थी। मुझे एक चीज और, पियानो बहुत पसंद है जैसे सुनना। थोड़ा सा तो बजा लेते हैं, अच्छा नहीं बजाते, ये भी मुझे वहीं से ही टेस्ट डेवलप हुआ है। हाँ, ग्रैंडफादर को बहुत बढ़िया। पसंद है, लेकिन ग्रैंडफादर के पास टाइम नहीं था कभी सुनने का, ये था। अच्छा, आपके दो उपन्यास अभी आए, एक तो शिकारी और शिकारा और एक शिवाला, ये यही दो आए हैं ना अभी हाल फिलहाल। शिवाला घाट, हाँ जी, हाँ जी। शिवाला घाट और शिकारी और शिकारा। शिकारी और शिकारा, जी हाँ, जी तो हाँ, जी हाँ। शिकारी और शिकारा क्या है उसमें? शिकारा है तो क्या ये कश्मीर पृष्ठभूमि? क्योंकि मैंने ये उपन्यास पढ़ा नहीं है नहीं, नहीं, ये संग्रहित किया। अभी-अभी आया है, अभी कम ही हाँ। लोगों के पास पहुँचा होगा, जी कोई जी जी। अफ़सोस करने की बात नहीं है। नहीं, और मैं भी गम है पढ़ूंगा। ज़माने में इस अफ़सोस के सिवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो शिकारी और इसके बारे में कुछ शिकारा, बताएं। हाँ, मैंने कश्मीर पर 2 उपन्यास लिखे हैं। इसके पहले भी मैंने एक लिखा था, माणिक कौल और कहानी एक हमारे कॉल। कश्मीरी की। वो जो जी। 370 और 35 ए, ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, जब ये थे, ये उस दौरान का कश्मीर था। शिकारी जी। और शिकारा उस समय का कश्मीर है जब ये 2 आर्टिकल से हट गए हैं। तो क्या अच्छा। परिवर्तन आया है आम कश्मीरी जिंदगी पर, ये मैंने इस बयान पे। किया है। और इसका नाम, हाँ, शिकारी और शिकारा इस लिहाज से भी दिया है, ये कहानी जो शुरू ही होती है तो उस पहाड़ पर जा रहे होते हैं वो शिकारा लेकर। एक आदमी जो कश्मीरी आदमी है, उसका वो शिकारा है। वो शिकारा लेकर अपनी हीरोइन को, अपनी प्रेयसी को उस पर्वत में मन्नत मांगने जा रहा होता है, जिसे नाम बदलकर कोहे मारान कहा जाने लगा था। लेकिन 370 हटने के बाद, 370 आर्टिकल हटने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल नाम हारील पर्वत कहलाने लगा। हारील पर्वत में देवी शारिका का बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा सिद्ध मंदिर है वो उसकी प्रतिष्ठा इस लिहाज से भी है कि वहां कोई भी मन्नत मांगने जाओ तो वो पूरी होती है। तो ये जो शिकारा लेकर जो शिकारी जा अच्छा रहा है, अच्छा। ये वहां जी पर जी। मन्नत मांगने जा रहा है। ये कहानी बहुत यहाँ से बढ़िया। शुरू होती है और नाम बदल गया है अब। तो ये बहुत बढ़िया। 370 और 35 से हटने के बाद का जमाना आप बात है। कश्मीर में देखेंगे। मतलब दो जी अलग हाँ, अलग कश्मीर आप अपने उपन्यासों के माध्यम से आपने चित्रित करने की कोशिश की है। एक जी हाँ, वो है जी पहले हाँ, का और एक अभी का। जी हाँ। बहुत बढ़िया। और शिवाला घाट तो आपका बनारस पर केंद्रित है उपन्यास ना, जहाँ तक पूरा बनारस आपने की बताया एक-एक था। गली, बनारस की एक-एक गली, बनारस में पंडों का व्यवहार और बहुत सी नकारात्मक बातें, बहुत सी सकारात्मक बातें, सब आप उस उपन्यास में लेकिन देखेंगे। उसमें चरित्र तो होंगे ना, मूल जो केंद्रीय पात्र हैं वो कौन से हैं उसमें शिवाला घाट में? ये तो एक अच्छा, वातावरण चित्रण आपने किया, लेकिन जो अधमानंद केंद्रीय। एक जो बहुत सारे जब आप सन्यासियों के बारे में
या साधु संतों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक दंडी स्वामी भी होते हैं जो दंड धारण करते हैं। तो दंड धारण करने के बहुत सारे नियम कायदे हैं। तो एक दंडी स्वामी अधमानंद हैं, इनकी कहानी है वो। तो दंडी लग गया यानी कि उसने दंड धारण कर लिया है। तो दंड धारण करने के क्या नियम कायदे हैं और कितना वो फॉलो कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। देखो, मैंने इसमें हिंदू समाज को दिखाने की कोशिश की है कि कितना ज्यादा करप्ट है और कहाँ नहीं है। हाँ, ये मैंने दिखाया, आडंबरों ये को मैंने आपने दिखाने की कोशिश की है। तो मुख्य चरित्र भूमिका अधमानंद दंडी स्वामी है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने तो संस्मरणों की भी एक पुस्तक आपकी है जिसमें कि 50 के आसपास संस्मरण है लोगों के, जो जिनसे आप मिली, अच्छे-अच्छे लोगों के नाम उसमें हमने देखे हैं। तो वो उसका आइडिया कैसा आया कि ऐसा कुछ लिखना चाहिए? बहुत आसानी से ये किताब तैयार हो गई, ये बहुत आसानी से। लेकिन हाँ, आसानी से तैयार ज़रूर हुई है, लेकिन उसमें आँसू बहुत भरे हुए हैं। एक्चुअली ये हुआ था, जब भी कोई इधर बहुत सारे लोग गुज़र गए जो बहुत दिए अनपेक्षित जलते रूप हैं, से चले गए। उस संग्रह का नाम था दिए जलते हैं शायद ना? हाँ जी, दिए जलते हैं, उनकी यादों के, उनकी स्मृतियों के दिए आज भी जल रहे हैं, इसलिए मैंने ये नाम दिया था। उसमें कहने का ये है कि देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग अचानक चले गए, जिनकी उम्मीद नहीं थी, गिरीश कर्नाड जैसे हैं, है ना? जी, बिल्कुल, खुशवंत सिंह तो बहुत पहले गए हैं, तब नीलाभ जी थे, 2014 में मेरे ख्याल से। तो बहुत सारे लोग, नामवर सर जैसे, जिनसे मैं बहुत आत्मीय थी, कृष्णा सोपती आंटी जैसे। हालांकि ये जी। बुजुर्गवार है, लेकिन अभी इनको रहना था ऐसा लगता था, है ना? अब बहुत यंग, जैसे कमाल खान पत्रकार चला गया, है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे बहुत सारे संपादकों ने कांटेक्ट किया कि क्या इसके बारे में कुछ लिख कर देंगी, मनु भंडारी जी पर जैसे कई लोगों ने मांगा, दिया भी मैंने। तो ये जैसे एक के बाद एक तो होते हैं। मेरे लैपटॉप में मैंने एक से बना लिया था फोल्डर कि ये सारे संस्मरण इसमें है। तो करते करते फिर मुझसे किसी ने कहा कि तुम संस्मरण किताब ही आप दे दीजिए। एक प्रकाशक ने संपर्क किया, तो मैंने कहा हाँ ले लीजिए, मेरे पास तो बहुत सारे हो गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। किताब तो बहुत जल्दी तैयार हो गई, लेकिन ये दुख बहुत जुड़ा हुआ है इसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को खो दिया इनकी कोई उम्मीद नहीं थी। जी, ये है। तो इस तरीके से ये किताब हमारी आ गई। ये 3 खंडों में किताब बनेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये क्या दिए जलते हैं, ये किताब आ चुकी है? ये किताब हाँ ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो ये मिल रही है, क्योंकि अभी जो इसे राइटर्स कॉपी कहते हैं, ये अभी मेरे तक नहीं पहुंची है, तो नहीं। लेकिन अगर इसे ऑनलाइन ऑर्डर करें तो वो प्रकाशक भेज देगा मेरे ख्याल से। आपने जैसा कहा कि ये 3 खंडों में है, तो अभी क्या ये पहला खंड अभी आया हाँ, ये है पहला इसका? खंड है, पहला बेशक खंड ये आया पहला है। खंड है। जी हाँ। एक बात भूमिका जी, हमेशा जब आपने कहा ना कि रिसर्च किया है, मैंने बहुत छानबीन की है, तो ये मेरी आदत में शामिल है कि बहुत अच्छी बात बात, करूं बहुत तो अच्छी बात। थोड़ा आपके बारे में जरूर, ऐसे नहीं बैठ जाऊं कि कुछ न जानूं। तो इस जो वाकई पहले नहीं जानी हुई होती हैं, तो वो सब मिल जाती हैं। और अभी मैंने ये पाया कि आपने उल्लेख भी किया है कि थिएटर से आप जुड़ी रही हैं। जब जेएनयू में आप आई, दिल्ली विश्वविद्यालय में थिएटर से जुड़ी, तो क्या थिएटर आपने छोड़ दिया या छोड़ने की वजह थी, या फिर आपको लगा कि नहीं इसमें ज़्यादा वक़्त ज़ाया होता है, तो चलो हम लेखन की तरफ मुड़े? कुछ ऐसा था क्या, मतलब ये कारण क्या था? कुछ ये जानना चाह रहे हैं हम। थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई, थिएटर छोड़ा नहीं है। जी। थिएटर कोरोना के टाइम में तो वैसे भी रिहर्सल हो नहीं रही हैं। जिन ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी वो जेएनयू के परिसर में ही रिहर्सल करवाते थे। आप यकीन माने, वो 365 दिन में एक दिन भी एब्सेंट नहीं होता है, ऐसा वो ग्रुप था जिससे मैं जुड़ी थी। जिन ग्रुप से वो 26 जी। जनवरी भी ऑफ नहीं करेगा, वो 15 अगस्त भी, वो 2 अक्टूबर भी, वो कोई नेशनल कोई हॉलीडे नहीं होता है। ठीक है? तो जब तक आप जेएनयू के बैकग्राउंड उसमें हैं, परिसर में, प्रीमिसेस में कहीं ना कहीं है, कमरे में है या कहीं आसपास भी है, तो आसान हो जाता है रिहर्सल में पहुंचना। लेकिन जब आप दूर रहने आ जाते हैं तो थोड़ा सा कठिन होता है। हालांकि जब छोड़ के कहीं और रहना शुरू किया था, तब भी मुझे ग्रुप के मालिकों ने, ग्रुप का जो लीडर होता था, उसने मुझे बुलवाया किसी ना किसी से कि आती रहें। जैसे शहर में काम कर रहे थे, तो अलवीरा वाला रोल जब मुझे था, तो मैं बहुत दूर से जाती थी, मैं जेएनयू में उस दौरान नहीं थी।
तो दूरी है और व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। मैंने कभी कोई चीज छोड़ने की इच्छा नहीं रखी है। अगर थिएटर, मेरा बहुत गहरा लगाव है थिएटर से, और इस प्रेम को अगर रिहर्सल या नाटक में सक्रिय रूप से जोड़कर मैं नहीं पूरा कर पा रही हूँ, तो मैं किताब लिखकर पूरा कर रही हूँ। स्मैक जो है वो थिएटर आर्टिस्ट पर है। नौशाद उपन्यास, एक नौशाद उपन्यास है मेरा, वो पूरा थिएटर की दुनिया पर ही है। उसमें ये है, मुझे बहुत प्रिय है, ये बहुत, मेरा बहुत गहरा प्यार है इस उपन्यास से। तो ये इस तरह से अब मैं अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ, और अपने प्रेम से जुड़ी हुई हूँ। थोड़ी ये दूरी हो गई है, थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, और थोड़ा सा नीलाभ ना होने के कारण जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, लिखना भी बहुत थिएटर बढ़ थोड़ा गया है। जी हाँ, समय की तो मांग ये करता समय है का थिएटर अभाव है, ज्यादा, समय का अभाव है कि समय का इतना अभाव। टाइम मैं उसे नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मेरा प्रेम हरगिज कम नहीं हुआ है, मैं उस प्रेम को किताबों की शक्ल में लाकर पूरा कर दे रही हूँ। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मुझे लगता है कि रखनी चाहिए कि ये सोशल हम्म, मीडिया जो है, जैसे बहुत सारे हम्म, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की हम जैसे ये शो कर रहे हैं, इसमें इंटरव्यू में बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़ते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि लोगों से संपर्क होता है और बहुत सारी बातें एक दूसरे की जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर एक कहना चाहिए कि अब मैं उस शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे जेन्युइन लोग भी होते हैं जो अपनी सामग्री डालते हैं, अपनी कहानी, एक अपनी कविता, अपनी चीजें डालते हैं, लेकिन बहुत सारा फेक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक साहित्य की एक है कि कविता, हर कोई कविता लिखने को तैयार हो गया, हर कोई कहानी डाल रहा है उसमें, हर कोई लघु कथा या तमाम चीज़ें। ये साहित्य के लिए कितना मानती हैं कि ये सही है? हर एक चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो विज्ञान हो, वो इंटरनेट हो, कोई भी चीज हो, तो साहित्य भी वही है और सोशल मीडिया भी वही है। सोशल मीडिया निस्संदेह वो है, तो उसका अच्छा पक्ष भी है। हमारी ऐसी बहुत सारी सहेलियां जो भूली बिछड़ी कहीं कहीं थी, वो सब बहुत सारी मुझे फेसबुक पर मिल गई, है ना, हुँ, अपनी बात हुँ। करूं तो। और जी, स्वतंत्रता दी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। बहुत सारे अच्छे लेखक भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गए हैं। इसमें एक उदाहरण जैसे नीलोत्पल है, वो अच्छा लिखते हैं, तो जी। उनको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही जान रही होती हूँ। सत्या व्यास हैं, ये भी दिव्य प्रकाश, बहुत अच्छे राइटर्स कई हैं, बहुत गंभीर लिखने वाले भी हैं यहाँ पर, और बहुत सारी कुंठाओं को अपने हल्का करने के लिए भी इसको माध्यम बनाया हुआ है। तो ये हर एक चीज के लिए है। मैंने आपसे कहा जैसे विज्ञान है, जैसे इंटरनेट है, या दुनिया की कोई भी मशीनरी है, दुनिया की कोई भी चीज है, उसका अच्छा पक्ष, बुरा पक्ष, स्याह सफेद पक्ष हर चीज का होता है। तो ये यहाँ पर भी है। अब आप जो एज़ अ श्रोता, एज़ अ दर्शक और एज़ अ यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र अगर आप जुड़ रहे हैं, तो आपके पास इतना विवेक होना चाहिए कि आप कुंठा निकालने वाले से जुड़ रहे हैं कि जेन्युइन लोग से जुड़ रहे हैं। इतना विवेक अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसी कुंठाओं का हिस्सा हैं, उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, सीधी-सी बात है। तो ये मैं कहूँगी। सोशल मीडिया अब आपने पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, पूरी जी, तरह से बिल्कुल, खारिज हम बिल्कुल। इसके अस्तित्व को नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ जो सिर्फ़ कपड़े धो रही थीं, जो घर में कहीं कैद थीं, उन्होंने अभिव्यक्त किया है खुद को, और हम लोगों ने हुँ, उन्हें जाना है और वो अच्छे रूप में सामने आई हैं। और बहुत सारी तो वृद्धाएँ भी ऐसी हैं साहित्यकार की दुनिया में, बिल्कुल, जो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मेकअप करके कहाँ दिखाने किसी को जाएँ, चलो सोशल मीडिया में चले आते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो सोशल ये मीडिया बात इज़ तो फॉर मल्टीपर्पज़ ये मल्टीपर्पज़ मैंने मल्टी मैं जी, जी, मैं तो नहीं, ये चूँकि बातें होती हैं, आपने ही एक जगह कहा है, आप मैंने वीडियो में भी इस बात को दिखाया था कि आपने कहा कि लोग मतलब कि झूठ भी बहुत परोसते हैं। सच हाँ, कहने के हाँ, नाम पे हाँ। जो कुछ लिखते हैं वो उसमें झूठ ही बहुत कुछ होता है। तो हुँ। ये अलग करना बहुत मुश्किल है कि झूठ कितना है, सच कितना है, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारा कर्म है, जो हम कर रहे हैं, वो एक हाँ, ज़्यादा सही है। बिना करेक्ट, दूसरों पर ध्यान दिए कि दूसरा कोई क्या कर रहा है, हमें अपना काम सही करते बात। जाना है।
अपने तो भूमिका विवेक जी, का उपयोग करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। तो अब ये तो आपने बहुत कम समय में बहुत सारी रचनाएं आपकी आई, बहुत सारी पुस्तकें, कहानी संग्रह भी, उपन्यास भी, और आपने कहा कि संस्मरणों की किताब तो दिए जलते तो खैर हैं ही 3 खंडों में, और भी बहुत कुछ आप कर रही होंगी। तो आगे क्या आप कर रही हैं अभी? अगली किताब कौन-सी आपकी? अगली किताब कौन सी आएगी? बहुत जल्दी आएगी। बता देंगे। किताब तो आएगी ही है, अभी थोड़ा काम पर उसको लगी। रहस्य के रूप में रखना चाह रही हैं, कुछ हाँ। उसका विषय, हम उसके हाँ, विषय का मैं ऐसा नहीं खुलासा नहीं करने करना का चाह रही? प्रयास करती हूँ कि मैंने एक नर्तकी पकड़ ली, उसको कभी ऐतिहासिक नर्तकी दिखाऊँ, कभी पौराणिक दिखाऊँ, तो कभी मैं उसको भौगोलिक भौगोलिक परिक्षेत्र में बाँध दूँ, ऐसा नहीं करती। मेरे सभी चरित्र बिल्कुल एक एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा होते हैं। कश्मीर को ही बहुत देखिए, अगर मैंने कश्मीर को उठाया है तो मैंने 2 दुनिया कश्मीर की पूरी-पूरी दिखाने की कोशिश की है। जी, तो जो नया आएगा वो भी कुछ नया ही आएगा, इनसे अलग होगा, जो अभी तक लिखा है उससे अलग होगा, तो बिल्कुल होगा। उसके 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 विषय का आप खुलासा नहीं करना चाहती? उसका विषय का खुलासा बम्बई में केंद्रित होगा, वो बम्बई से ओके, स्मैक लिखा है मैंने बम्बई के स्ट्रगलिंग स्टार्स पर, तो वो जी, बम्बई जी। से उपन्यास होगा। और उसमें उसमें बहुत तकलीफ होगी, मैं ये कह सकती हूँ। वो बहुत दर्दनाक दास्तान होगी, बहुत दर्दनाक दास्तान होगी वो। चलिए, उस पुस्तक के लिए आपको बहुत-बहुत अग्रिम बधाई मैं देता हूँ, जितनी जल्दी पुस्तक हमारे हाथों में आए, हमें पढ़ने को मिले, और आपकी रचना यात्रा यूँ ही चलती रहे, बहुत आगे आप जाएँ, बहुत ऊँचाइयों को छुएँ, हमारी तो बिल्कुल इस मंच से ही शुभकामना है आपके लिए, यही प्रार्थना है ईश्वर से। और बहुत सारे हमारे मित्र जुड़े हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन जो हमेशा जुड़ते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए मित्र भी जुड़े हैं। तो इन सब के प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इतना समय उन्होंने दिया, बावजूद इसके कि इंटरनेट ने बहुत बीच में व्यवधान डाला। मेरी ही तरफ, आपका दोष नहीं है इसमें, मेरे कोई नहीं खुद का होता दोष नहीं रहता है। है। इंटरनेट लेकिन इंटरनेट है। ये जी, तो इस तरह के आयोजनों मानवीय में भूलें भी हम लोग मानवीय भूलों को भी नजरअंदाज करते हैं, ये तो तकनीकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी है, तकनी, तो इसलिए तकनीक विज्ञान तकनीक वैज्ञानिक बनाती है, तकलीफ साहित्यकार बनाते हैं। तो हम तो मनुष्य वाह! लोग हैं, उसमें तो क्या बात! तकनीकी क्या गलती है, बात है! कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत-बहुत, और आपको मैं क्या कहूँ, ये आप आप आई यहाँ, और आपने हमारा गौरव मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर, इतना बारीक और इतने अच्छे-अच्छे आपने वीडियो बनाए, अच्छा सरप्राइज़ दिया आपने बहुत बड़ा मुझे, और आपने एक बहुत उनका भी बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं, वीडियो आज तक किसी ने उनका और मेरा साथ बनाकर नहीं दिखाया, और आपने बहुत दिल को छूने वाली बातें की। मैं कभी आपसे मिली नहीं हूँ, कभी आपको जानती नहीं थी, और अचानक जान-पहचान हुई। तो कहते हैं ना कि उजला पक्ष देखना चाहिए, किसी भी चीज़ का जी, सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। कोरोना बिल्कुल। के विध्वंसक समय में ही सही, आपसे मिलना मुझे मेरे लिए अच्छी बात रही। कभी ना कभी भेंट होगी, ईश्वर ने चाहा तो। तो आपके मंच से ज़रूर। जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद बहुत समृद्ध हुई। मैंने कितनी ऐसी-ऐसी बातें की जो मैंने कभी जीवन में की ही नहीं थी। अत्रि अनसुईया वाला इलाका जो है, बंगलौर वाला, ये सब मेरे दिल की ही बातें हैं। आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मंच पर आपको आकर, बहुत दरअसल अच्छा लगा। सरप्राइज़ यहाँ मैं कुछ और देना चाह रहा था, उस ढंग से वो हो नहीं पाया। अरे! लेकिन मैं आपको अलग से, हाँ, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। वीडियो के रूप में ही है, अच्छा, अच्छा, हमारा बहुत काम लंबा है। यही है। कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं, लेकिन उसे अलग से बना करके एक नए रूप में, और जो मैं ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो पहली बार आप ही के वीडियो से ये प्रस्तुति मेरी होगी, इसकी शुरुआत हो रही है। एक नए ढंग से मैंने भूमिका एक भूमिका के नाम का भूमिका उपयोग हो से, रहा है, ठीक है। भूमिका से इस भूमिका की शुरुआत होगी। तो मेरी इस नई भूमिका की शुरुआत होगी। तो वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा यूट्यूब पे, और उसका आपको लिंक मिलेगा देखने के लिए। उसमें बहुत सी बातें होंगी। तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आभार भूमिका जी। स्वस्थ रहें, सानंद रहें। मुझे बहुत-बहुत भी बहुत अच्छा शुभकामनाएँ। लगा आपसे मिलकर, और बहुत आपके सभी दर्शकों को, नए हों, पुराने हों, आपके सभी श्रोताओं को, आपके सभी चाहने वालों को, आपसे जुड़े हर व्यक्ति को मैं नमस्कार कहती हूँ। बहुत आभारी हूँ।
बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ईश्वर चाहेगा और आप लोग हम फिर मिलेंगे। ठीक है? जी, जी, शुभ प्रणाम। रात्रि। साक्षी है शब्द